एपिसोड 451। उसने मुझे ले लिया, मैं उन्हें लूंगा, जूलिया ने चयन से कहा और मिंगलेन के करीब चला गया। मिंगलेन हिलने में अभागी थी, वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसका समय रुक गया था। उसे नहीं पता था कि जूलियांग हाथ में चाकू लेकर अपनी ओर बढ़ रहा था। हम यहाँ है, दक्ष ने होटल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए धीरे से कहा। यहाँ चलो बच्चे और भाभी को जल्दी से यहाँ से ले आओ, अगर लोगों ने उन्हें पा लिया तो हमें परेशानी हो सकती है, जीशान ने कहा। जवाब दिया। वह आगे बढ़ा और पहले होटल में घुस गया, जबकि दक्ष पीछे से चला आया। जैसे ही जीशान अंदर आया वह वैसे ही रुक गया जैसे वह हिलने में सक्षम नहीं था। दक्ष रुका और पूछा, हम क्या हुआ? उन्हें जीशान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या कुछ समानता है? दक्ष ने आगे बढ़ती हुई कॉल रुकना से पहले कि वह होटल के अंदर कदम रखता वह जून की चीख थी। क्या हुआ? दक्ष ने रुकते हुए पूछा। अंदर मत जाओ, वह समय में फंस गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो समय के नियमों को समझने वाला किसी व्यक्ति के होटल के अंदर है। उसने समय को अंदर ही रोक दिया था, मुझे समय में फंसाया गया, लेकिन आपकी सहमति हुई। दोस्त की राय देखने के बाद मेरा संदेह सच हो गया, जून ने जवाब दिया। जब वह उसके पास आए, समय के नियम वाला कोई व्यक्ति अंदर है, वह समय क्यों रोकेगा? अरे मिंगलेन भी ऊपर है, मुझे अचानक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं खुद ही स्पेस बैरियर से ऊपर लूं तो क्या मैं अंदर जा सकता हूं? समय का मुकाबला हो सकता है। अगर मैं समय को किसी अलग जगह पर रखता हूं तो मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, दक्ष ने और बनहैन से कोडलीन से पूछा। वह अन्य लोगों के बीच समय के नियम वाले की दया पर मौजूद नहीं रहना चाहता था। ये काम कर सकता है, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक बेहतर तरीका है। आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वह हो सकता है ये समय के प्रभाव से बचाएगा, जून ने दक्ष से कहा। दक्ष ने असमंजस में अपनी ओर से देखा और फिर पूछा, कौन सी चीज? तलवार जो समय पर शासन करता है। वह विद्या के लिए देवता भी लालायित थे और जिसके लिए दानव भी युद्ध करने को तैयार थे। आपके पास समय की तलवारें हैं, इसलिए आप समय के इन नकारात्मक प्रभावों का उपयोग करके खुद को बचा सकते हैं, के लिए कर सकते हैं, जून ने उत्तर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि अंदर वाला क्या चाहता है, दक्ष ने समय की तलवारें खोदकर कहा। काली जंग लगी तलवारें थी। में वह अंदर चला गया, वह जीशान के करीब गया और उसे देखा। ये सही था, जीशान को कुछ भी पता नहीं था, वह असल में समय में रुका हुआ था और अंतरिक्ष में रुका हुआ नहीं था। जीशान पीछे की ओर चला गया क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मिंगलेन और जून सुरक्षित हो या नहीं। वह ये भी सोच रहा था कि यह जूलिया की वजह क्या है। जूलिया एक अजीब बच्चा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो बहुत ही अपरंपर थी, यहाँ तक कि दक्ष को भी नहीं पता था कि उनके पास क्या शक्तियां हैं और वे किस हद तक फोटो खींचवा चुके हैं। यह संभव है कि उसके पास समय से जुड़ी शक्तियां भी हो। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो सकती है? ये भी एक कारण हो सकता है। अगर यह सच था तो लाजचेन को उसके पास का प्रारंभिक रेतना होगा, इससे पहले कि वह पिछली बार की तरह तबाही मचा दे। ऊपर की ओर लंबी चेन राकन 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 है। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके समय क्षेत्र में घूमना संभव नहीं था। बुरा नहीं है, वो ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उन्हें होटल के अंदर हलचल महसूस हो रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन चार्टवे इतनी आसानी से घूम सकते थे, इसका मतलब था कि वे संगठित थे। उसके बारे में यह एक अज्ञात विश्वास था कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। यह अच्छी बात है कि वह यहाँ है, वह अपनी आंखों से अपने निधन को देख सकती है, यह मजेदार होगा। हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूँ, वह मेरे समय क्षेत्र में कैसे चल सकती है? उसने पीछे देखा। बुदा बुदा या करो, लेलिया ने देखने कहा और जुबुलिया को जल्दी करने को कहा। जूलिया ने चाकू को जगह से पकड़ते हुए गहरी सांस ली। उसकी दक्ष और उस महिला के साथ मैथ्यू पल याद आ रहे थे जो उसकी देखभाल ऐसे करती थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। ये सब नकली था, वे सब झूठ बोल रहे थे, ये सब प्रदर्शन था। उसने ऐसा नहीं किया और उसने चाकू मिंगलेन के पेट की ओर बढ़ा दिया। मुझे खून की गंध आ रही है। साम्राज्य से यहाँ 5 आदमियों की टीम जी कबीले के सामने रुकी आई। वे शहर से जा रहे थे, उन्हें अपनी यात्रा में यहाँ से गुजरात ना था। हालांकि जैसे ही वे यहाँ पहुंचे 5 में से एक ने कहा, यह सच है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ खाना खराबा हुआ हो। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई मामूली खून खराबा हुआ हो, लिमे ने बताया। क्या ये जी कबीले का मामला हो सकता है जिसके बारे में उस आदमी ने बात की थी? उसने कहा था कि उसकी सेना गद्दारों को खत्म करने के लिए यहाँ है। उन्होंने आगे कहा, डूलियान, बच्चों के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो बने रहो। अच्छा, मेरे पास एक विचार है, क्यों ना हम खुद ही अंदर घुसे हैं, हम बच्चों को साफ करने में मजा ले सकते हैं। वैसे भी हम बोर हो रहे हैं। क्या गद्दार पहले ही पैदा नहीं हुए हैं? ऐसा लग रहा है हमें उन्हें मारने का मिल लाइस दिया गया है। लिमे ने अपना हिलाया सिरिया, ये सच है, हम उन्हें और भी तेजी से खत्म कर सकते हैं। राज्य की सेना तेजी से मुक्त हो सकती है, इसके बाद वे गद्दार की तलाश का काम शुरू कर सकते हैं। बोजो ने सहमति जताई। वे सभी फुमिन की ओर देखने लगे क्योंकि वह नेता थे। ठीक है, हम ये करेंगे, चलो कुछ मजा करते हैं, फुमिन ने कहा। पांचों ने जी कबीले के अंदर कदम रखा और केंद्र की ओर चले गए जहां खून के निशान उन्हें ले गए। कुछ ही समय में वे स्थान पर स्थिर थे जहां लंबी श्रृंखला और स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के बीच लड़ाई हुई थी। बहुत से
से सारे स्वर्ग लोक साधक मर चुके हैं, उनमें से अधिकांश ने शाही कुल की पोशाक वाली साड़ी पहन रखी है। वास्तव में कौन से शत्रु इतने शक्तिशाली थे कि वे इतनी आसानी से शून्य हो सकते थे? गुयान ने जमीन पर पड़े कीड़ों को देखकर बुदबुदा आया, राजा बहुत मूर्ख है। सेना को पहले अपने दुश्मनों की असली ताकतों से हटा दिया गया था, कैसे नहीं जान सके? ऐसा लगता है कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे किससे लड़ रहे हैं। लिमे ने सिर हिलाते ने कहा, कौन जानता है, कभी कभी लोगों के छिपे हुए कार्डों के बारे में जानना मुश्किल होता है, भले ही आप राजा ही क्यों न हो सकता है कि कबीला रहस्य छिपा रहा हो और मजबूत हो रहा हो, शायद इसीलिए राजा ने उन्हें गद्दार कहा और उनके पीछे सेना भेजी। गुयान ने कहा, हाँ मूर्ख राजा अभी भी स्थिति का आकलन करने में विफल रहा। ये स्पष्ट है कि जिसे ये कबीला छिपा रहा था वह शक्तिशाली था, जरा देखो कि इन लोगों को कितनी बेरहमी से मारा गया है। लिमे ने हंसते हुए कहा। गुयान ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह लड़ाई आसान थी, यहाँ विनाश के निशान इस बात के सबूत है कि इस लड़ाई में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी इन लोगों से लड़ने वाले लोग मरे नहीं है। उसने जी कबीले के बुजुर्ग के शरीर की ओर देखा जिसे जी शान ने मार डाला था। केवल वह व्यक्ति स्वर्गीय क्षेत्र का साधक है जो जी कबीले से प्रतीत होता है, फिर भी वह शाही कबीले के योद्धाओं से पहले मर गया। उन्हें मारने वाला वास्तविक व्यक्ति शायद बहुत पहले ही चला गया है, बोजो ने बताया। फूमिन पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा, वह बस हाथ जोड़कर शांति से खड़ा रहा और फिर जेल टॉवर की ओर देखने लगा। लगता है वहां लोग हैं, उसने धीरे से कहा। फूमिन ने जेल टॉवर की ओर चलना शुरू कर दिया, तो फिर देखते हैं, वैसे भी हम पहले से ही यहाँ है, बोजो ने फूमिन का पीछा करते हुए कहा। दूसरों ने भी ऐसा ही किया, वे टॉवर की जेल में पहुंचे और अंदर कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने वहां कैदियों को देखा जो लंबे समय से वहां थे। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि यह एक जेल थी। कैदियों ने उनसे रिहा करने की विनती की, लेकिन फूमिन ने इसकी परवाह नहीं की। तो ये जेल है, इसलिए यहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं, बोजो ने बड़बड़ाया। जी कबीले के बाकी लोग शायद बहुत पहले ही चले गए हैं, शाही सेना भी यहाँ नहीं है। कुछ स्वर्ग क्षेत्र साधकों को छोड़कर शाही सेना के ज्यादा लोग कबीले में नहीं देखे गए, शायद वे हमारे आने से पहले ही इस जगह को छोड़कर चले गए थे। मुझे लगा कि हम यहाँ मारपीट करेंगे और मौज मस्ती करेंगे, ये सब बेकार गया। लिमे ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो वापस शहर में घूमने चलते हैं, यहाँ रहना बेकार है, उसने फूमिन की ओर देखते हुए कहा। फूमिन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी वह रुक गया। उसने कुछ सुना। ऊपरी मंजिल पर एक रॉयल आर्मी सदस्य अपने दोस्त से बात कर रहा था। आपको को क्या लगता है कि हमें कब तक यहाँ इंतजार करना होगा? महामहिम को कब एहसास होगा कि उनकी सेना वापस नहीं लौटी है और वे हमें बचाने के लिए लोगों को कब भेजेंगे? मुझे कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब उस स्वर्ग लोक साधक के कारण है, उसने हमारे सभी स्वर्ग लोक साधकों को मार डाला और हमें यहाँ बंद कर दिया, उसके मित्र ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सेंट किलर तलवार होगी। मैंने हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि इसका इस्तेमाल एक भयानक आदमी ने किया था जिसने हमारे देश में कई अमानवीय अपराध किए थे। मुझे आश्चर्य है कि उस व्यक्ति को वह तलवार कहाँ से मिली। क्या तुमने राजकुमारी को ये कहते नहीं सुना कि वह किसी उच्च पदस्थ राज्य का राजकुमार है? हो सकता है कि उसके राज्य ने उसे ढूंढ लिया हो और उसे दे दिया हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि उसने हमें नहीं मारा और केवल हमें जेल में बंद कर दिया। फूमिन ने बातचीत सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीर उदासी उभरी। लगता है ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई, हमारा लक्ष्य यही है, फूमिन ने सीढ़ियों की ओर चलते हुए कहा। लक्ष्य से तुम्हारा मतलब है? गुयान ये शब्द सुनते ही दंग रह गया। हाँ, सेंट किलर का वारिस यही इस राज्य में है, आइए हम खुद ही इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, फूमिन ने उत्तर दिया। वे ऊपर की ओर बढ़े और देखा कि शाही सेना के सदस्य कोठरी के अंदर है। उन्होंने सभी कोठरियां खोल दी और उन्हें मुक्त कर दिया। हमें मुक्त करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कौन है? राजकुमारी ने पूछा। क्योंकि वे लोग शाही वंश के लोगों की तरह नहीं दिखते थे, वह उनकी ताकत भी नहीं देख पा रही थी, वे बाहरी लग रहे थे। हम कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मायने रखता है वह आदमी है जो सेंट किलर की तलवार ले चल रहा था। मुझे उससे अपनी मुलाकात से लेकर उस पल तक की सारी बातें बताओ जब तुम यहाँ बंद थे। फूमिन ने कहा, आप कौन है? हम आपकी बात नहीं सुन सकते। वह व्यक्ति शायद किसी उच्च पदस्थ राज्य से है, अगर हमने कुछ कहा तो क्या इसका मतलब हमारे राज्य का विनाश नहीं होगा? उसने पूछा। उच्च श्रेणी का राज्य, क्या वे साम्राज्य की बराबरी भी कर सकते हैं? लिंगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। भले ही आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तव में एक राजकुमार है, साम्राज्य के दूत के रूप में मेरे अधिकार से मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। फूमिन ने उसे अपने साम्राज्य का प्रतीक दिखाया जो उसकी स्थिति को दर्शाता था। ये टोकन आप साम्राज्य से है, मैं आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। राजकुमारी ने टोकन देखते ही माफी मांगी। साम्राज्य बाकी सभी से ऊपर था, भले ही दक्ष एक उच्च रैंकिंग वाले राज्य से थी, लेकिन वह साम्राज्य की तुलना में कभी भी नहीं हो सकती
केती साम्राज्य इस महाद्वीप की महाशक्ति थी और उनके दूत उसके ठीक सामने खड़े थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनकी ताकत नहीं देख पाए। मुझे उस आदमी के बारे में बताओ, वह किसी राज्य का राजकुमार नहीं है, वह एक भगोड़ा है जो साम्राज्य से भाग रहा था। वह उस क्रूर संत हत्यारे का उत्तराधिकारी भी है जिसने कई साल पहले सामूहिक नरसंहार किया था। फू मिन ने कहा, सेंट किलर का वारिस वह राजकुमार नहीं बल्कि एक भगोड़ा है। राजकुमारी ने खामोशी से कहा, हाँ, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, हम महीनों से उसे खोज रहे हैं। जब मैंने ये देखा तो मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हारी देरी के कारण हम उसे नहीं खोज पाए तो तुम परिणामों से बच नहीं पाओगे। गुयान ने उसे स्थिति की गंभीरता बताई। हाँ, हमें उसके बारे में जल्दी बताओ, हम उसे भागने नहीं दे सकते। पिछली बार जब वह भागा था तो वह महाद्वीप के दूसरे छोर पर था और वह महीनों बाद यहाँ दिखाई दिया। हम नहीं जानते कि अगर वह अब गायब हो गया तो हमें उसे फिर से खोजने में कितना समय लगेगा। बोजो ने कहा, वह सेंट किल का वारिस है, इस महाद्वीप का दुश्मन तो मैं पहले से ही थी। वह दूसरे महाद्वीप से आया है, अगर वह अभी भी होटल में है तो वे उसे पकड़ सकते हैं। अगर हम उनकी मदद करें तो हमारे राज्य को बहुत पुण्य मिलेगा। राजकुमारी ने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसे देखा था। मुझे जी कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था और इस जेल में रखा गया था जब वह अपने दोस्त को भागने में मदद करने के लिए यहाँ आया था और रास्ते में मेरी भी मदद की। मुझे रिहा कर दिया गया। मैं वापस महल गया और अपने पिता को इस बारे में बताया। बस बहुत हो गया, हम तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहते, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बताओ। राजकुमारी ने सब कुछ समझाना शुरू किया लेकिन फू मिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, उसने हमारी सेना के साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वह अपने दोस्त को प्रताड़ित करने वाले कबीले से बदला लेना चाहता था। अंदर एक छोटी सी बहस हुई जिससे हमारे दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। उसने मेरे भाई और हमारे स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला और फिर हमें यहाँ कैद करके चला गया। राजकुमारी ने कहा, उसने सुविधाजनक रूप से उस हिस्से को छोड़ दिया जहाँ वह उसे मुक्त करने के बाद उस स्थान पर ले गया था जहाँ वह रह रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, दक्ष अभी भी उसका रक्षक था। उसने उससे कोई संबंध रखे बिना उसकी जान बचाई, इसलिए कुछ हिस्सा उसका था। वह तो बस उसकी जान बचाकर उसका बदला चुका रही थी ताकि वे बराबर हो सके। उसके बाद हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। उसने कहा, जब तक तुम लोगों ने मुझे सच नहीं बताया मैं सोचती रही कि वह किसी उच्च श्रेणी के राज्य का राजकुमार है क्योंकि उसकी बातें और उसकी ताकत मेरी धारणा से मेल खाती थी। मुझे नहीं पता था कि वह इतना बुरा था। फू मिन ने अपने भंडारण रिंग से एक स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। क्या वह ऐसा दिखता था? उसने उससे पूछा। जैसे ही उसने उस चित्र के बारे में पूछा जिसका उपयोग वे दक्ष को पकड़ने के लिए कर रहे थे, राजकुमारी झूठ बोलना चाहती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अकेली नहीं थी जिसने उसे देखा था। अन्य पहरेदार ने भी उसे देखा था। अगर उसका झूठ पकड़ा जाता तो उसके राज्य पर विपत्ति आ सकती थी। नहीं, जिस व्यक्ति ने संत हत्यारा तलवार का इस्तेमाल किया था वह ऐसा नहीं दिखता था। राजकुमारी ने उत्तर दिया, वह नहीं दिखता था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वह व्यक्ति नहीं था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? फू मिन ने बहसते हुए पूछा। अगर वह ये व्यक्ति नहीं है तो वह सेंट किल वारिस नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने कोई दूसरी तलवार देखी हो और सोचा हो कि यह सेंट किल तलवार है। आखिर इन कम रैंक वाले लोगों को सेंट किल तलवार के बारे में कैसे पता होगा? उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा और सोचा कि यह तलवार है। लिमली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने सोचा कि उन्होंने गलतफहमी की है और गलत तलवार पहचान ली है। ये सच है, हम तलवार को नहीं पहचान पाए। केवल एक स्वर्गीय क्षेत्र के बुजुर्ग ने मरने से पहले कहा था कि यह संत हत्यारा तलवार है। शायद उसने गलत समझा, हम सभी ने उस पर विश्वास कर लिया। वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे तुम खोज रहे थे। राजकुमारी जू ने कहा। इस अवसर का उपयोग करते हुए दक्ष के मन से संदेह दूर करने के लिए फू मिन ने उसे देखा लेकिन उसे उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने अपना ध्यान दूसरे रॉयल आर्मी सदस्यों पर केंद्रित कर लिया। क्या वह सच कह रही है? केवल एक स्वर्गलोक साधक ने तलवार को पहचाना और आप सबने उस पर विश्वास कर लिया? उसने पूछा। ये सच है, पहरेदार ने शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए उत्तर दिया। ये बेवकूफ है, उन्होंने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। लिमे ने कोसा। चुप रहो। फू मिन ने लिमे को डांटा क्योंकि वह उसके लगातार चिल्लाने से परेशान हो रहा था। उसने गुयान की ओर देखा और पूछा, गुयान, क्या तुम्हारे पास वास्तविक संत हत्यारा तलवार की कोई छवि है? मेरे पास एक किताब है जिसमें इसका चित्रण है। ये तलवार का सबसे सटीक चित्रण है। गुयान ने किताब निकालते हुए कहा। वह तब तक पन्ने पलट रहा जब तक उसे वह चित्र नहीं मिल गया। उसने किताब फू मिन को थमा दी। यह रही। फू मिन ने पुस्तक ली और राजकुमारी तथा अन्य लोगों को उसका चित्र दिखाया। इसे ध्यान से देखो। क्या ये तलवार थी? उसने पूछा। हाँ, यह वही है, राजकुमारी ने दूसरों के साथ उत्तर दिया। वह इतने सारे लोगों के सामने इस बारे में झूठ नहीं बोल सकती थी, तो वह व्यक्ति वास्तव में एक संत हत्यारा तलवार ले जा रहा था। वो चित्र में मौजूद व्यक्ति से अलग कैसे हो सकता है? संत हत्यारा का केवल एक ही वारिस हो सकता है। आखिरकार केवल एक ही संत हत्यारा तलवार है। बोजो ने भ्रम में बड़बड़ा
हुए कहा। जब यह निश्चित हो गया कि यहाँ लड़ने वाले व्यक्ति के पास संत हत्यारा तलवार थी, यह संभव है अगर व्यक्ति ने अपना रूप बदल लिया हो। मैंने कुछ ऐसे मार्शल स्किल्स के बारे में सुना है जो लोगों को एक अलग व्यक्ति की तरह दिखने में मदद करते हैं। हो सकता है कि वह पहले भी इसका इस्तेमाल कर रहा हो, या हो सकता है कि वह उस स्किल का इस्तेमाल न कर रहा हो। किसी भी मामले में हमें नए चेहरे को ध्यान में रखते हुए अपनी खोज को व्यापक बनाने की जरूरत है। गुयान ने विचार किया। उसके रूप का वर्णन करो, मुझे सटीक वर्णन चाहिए, जितना संभव हो उतना सटीक, फू मिन ने राजकुमारी से कहा, और उसने एक और स्क्रॉल और एक पेंट ब्रश निकाला। वह समूह में सबसे अच्छा चित्रकार था, इसलिए वह खुद ही चित्र बनाने जा रहा था। राजकुमारी ने दक्ष के रूप का वर्णन करने से पहले एक गहरी सांस ली। वह वास्तव में पूरी ईमानदारी से इसका वर्णन कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसा कि उसने बताया, फूमिन ने स्क्रॉल पर पेंटिंग की थी। 10 मिनट के बाद चित्र बनकर तैयार हो गया। समाप्त करने के बाद फूमिन ने रॉयल आर्मी के सदस्यों को छवि दिखाई। ध्यान से देखो, क्या ये वही है? हाँ, वह वही है। सभी ने सहमति जताते हुए कहा कि वह वही व्यक्ति है। फूमिन ने पुष्टि करने के बाद कि वह व्यक्ति वही है, चित्र अपनी टीम को दिखाया। रुको, यह व्यक्ति, मुझे लगता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम इसके पास से गुजरे थे, लिमे ने अचानक कहा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने दक्ष को जीशान के साथ देखा था। क्या तुम्हें यकीन है? फूमिन ने लिमे से पूछा। मुझे 100% यकीन है कि वह वही आदमी है। अगर हम उस दिशा में जाएं जहां वह जा रहा था और खोज करें, हम शायद अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भागने की जल्दी में था, लिमे ने जवाब दिया। फूमिन ने राजकुमारी की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। ठीक है, हमें अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो और इस आदमी की तलाश कर सकते हो। हम अपनी खोज खुद ही करेंगे। वह अपनी टीम के साथ चले गए। राजकुमारी और अन्य लोग स्तब्ध होकर पीछे खड़े हो गए। हाँ, तो वह आदमी महाद्वीप का दुश्मन था। अब जब साम्राज्य के लोग यहाँ हैं तो वह बच नहीं सकता। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम जानकारी देकर उसकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे। हाँ, हमें इनाम भी मिल सकता है। शाही सेना के सदस्य आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने उसे पहले ही देख लिया है। मैंने उस आदमी की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह किया। मुझे उम्मीद है कि उसने देरी नहीं की होगी और अब तक भाग गया होगा। राजकुमारी ने सोचा। करो, वुलिया ने कहा, और जूलिया से मिंगलैंड को चाकू मारने का आग्रह किया, जो समय में जम गई थी। शूल याग ने संकोच करना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसा करना होगा। एक पल भी इंतजार किए बिना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चाकू मिंगलैंड की छाती की ओर बढ़ा दिया। वुलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खून जमीन पर टपकने लगा। जूलिया ने चेहरे पर जटिल भाव लिए धीरे से अपनी आंखें खोली। वुलिया भी स्तब्ध लग रहा था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? वह यहाँ कैसे आ गया? दोनों लड़कों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। दक्ष वहां था। वह मिंगलैंड के ठीक बगल में खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में जंग लगी काली तलवार थी, जबकि उसके बाएं हाथ में जूलिया के चाकू की धार थी। चाकू तेज था, इसलिए दक्ष की त्वचा कट गई। खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन दक्ष ने कोई आवाज नहीं की। तुमने क्या सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहा और जूलिया को घूरने लगा। उसने चाकू उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। हमने आपके लिए जो कुछ किया उसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने वास्तव में उस महिला को मारने की कोशिश की जिसने आपके साथ अपने सगे बेटे की तरह व्यवहार किया। वह दहाड़े हुए बोला, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरी दादी की मौत का कारण बना। तुमने उनकी सारी जिंदगी छीन ली ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? मैं तुम्हारी झूठी परवाह क्यों करूं? जूलिया गुस्से में चिल्लाया और पीछे हट गया। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जूलिया को कैसे पता चला कि उसकी दादी मर चुकी है? अगर उसे पता भी था तो वह उसे क्यों दोष दे रहा था? भले ही उसे खोई हुई यादें याद हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। क्या उसने अपनी दादी को अपनी आंखों से मरते नहीं देखा? क्या उसने दक्ष को अपने हाथों से अपराधी को मारते नहीं देखा? दक्ष को दोषी क्यों ठहराया गया? उसे समझ नहीं आया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी दादी को तुमसे पहले ही मार दिया गया था। तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं बस वहां था। मैंने ही वहां सभी डाकुओं को मारा था। मैं उसकी मौत के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ? दक्ष ने पूछा। और झूठ? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी दादी जीवित थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उनसे बात की थी? तुम सिर्फ झूठ बोलते हो और कुछ नहीं। जूलिया ने गुस्से में कहा, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तुम एक बच्चे हो और मुझे तुम पर दया आ रही थी, क्योंकि तुमने सब कुछ खो दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले गया था। बहुत हो गया। झूठ बोलना बंद करो। मैं किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करने वाला। जूलिया लड़ा और फिर से अपना नियंत्रण खो गया था। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उसके शरीर से निकली, जैसे पहली बार हुई थी जब दक्ष ने उसका सामना किया था। और दक्ष ने गाली देते हुए कहा कि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह तुरंत मिंगलैंड के सामने गया और उसे कसकर गले लगा लिया ताकि उसे चोट न लगे। वह लिपोट कर सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था और वह लिपोट
करते समय मिंगलैन को वैसे भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा विकल्प लगा और उसने उसे अपने शरीर से ढक दिया। दिलचस्प, वूलिया ने ऊर्जा तरंग को देखते हुए बड़बड़ा। उसे ये भी लगा कि यह बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह उसकी समय की शक्ति से प्रभावित नहीं थी, चोट ना लगे इसलिए वह गायब हो गया। वह होटल के बाहर दिखाई दिया। जैसे ही वह होटल से बाहर निकला, समय रोकने वाली शक्ति बंद हो गई। मिंगलैन और बाकी सभी लोग आखिरकार आजाद हो गए क्योंकि समय फिर से चलना शुरू हो गया। लंगसी मिंगलैन दंग रह गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि दक्ष उसे गले लगा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसे पीछे धकेल दिया गया। वह और दक्ष पीछे की ओर फेंके गए। वे दोनों खिड़की से टकराकर बाहर गिर गए। दक्ष की पीठ जल गई थी, लेकिन उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने दानव सम्राट शरीर का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हालांकि उसे दर्द महसूस हुआ। उसकी पीठ से खून बह रहा था। दक्ष और मिंगलैन खिड़की के बाहर गिर रहे थे। दक्ष के पीछे 4 खूबसूरत पंख दिखाई दिए जो स्वर्गीय दानव पंख कौशल का उपयोग करके बनाए गए थे। पंखों की मदद से उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया कि वे जमीन पर ना गिरे। वह अभी भी मिंगलैन को अपने आलिंगन में पकड़े हुए था। शहर की सड़कों पर अभी भी लोग इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने कांच टूटने की आवाज सुनी और ऊपर की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग से कोई देवदूत उतर आया हो। दक्ष के पंख बहुत खूबसूरत लग रहे थे, हालांकि उसका शरीर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा था। दक्ष सीधा उड़कर होटल की छत पर उतरा। क्या हुआ? किसने हम पर हमला किया? तुम क्यों घायल हो? लियांग कहाँ है? मिंगलैन ने पूछा। चूंकि वह समय में फांसी हुई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जूलिया ने उसे चाकू भोंक कर मारने की कोशिश की थी। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उन पर किसी ने हमला किया था और वे बाहर गिर गए थे। वह जूलिया के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसकी चिंता सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। चूंकि उसका बायां हाथ कटा हुआ था, इसलिए वह मिंगलैन के चेहरे को छूना नहीं चाहता था। उसने अपने बाएं हाथ में समय की तलवार को घुमाया और अपने दाहिने हाथ को आजाद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ मिंगलैन के गालों पर रखा और उन्हें दबाते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी, वह बिल्कुल ठीक है और मैं भी। यह सिर्फ एक दुश्मन है जो चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैं बाहर हूं तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। इससे पहले कि मिंगलैन कुछ कह पाती, उसने आगे कहा, अब मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप नकली दुनिया के अंदर आराम करें ताकि मैं अधिक स्वतंत्रता से लड़ सकूं। वो मिंगलैन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाती, उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया गया। मुझे लगता है कि बच्चे को साथी के रूप में इस्तेमाल करना एक बुरा विचार था। मैंने उसे और भी बड़ा दुश्मन बना दिया। मुझे लगता है कि उसे मार डालना ही सबसे अच्छा विकल्प है। दक्ष ने छत के किनारे पर जाते हुए कहा। नीचे देखने पर उसने सड़क पर एक और बच्चे को देखा जो पहले जूलिया के पीछे खड़ा था। क्या वह वही है जिसके पास समय का नियम है? वही जिसने ये सब किया? दक्ष ने वूलिया को देखते हुए बुदबुदा या वूलिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसके होंठ खुल गए जैसे वह कुछ कह रहा हो, हालांकि दक्ष सुन नहीं सकता था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे लड़का कह रहा हो। नाटक शुरू हो जाए। दक्ष को ऐसा लगा जैसे जो कुछ हो रहा था उसके पीछे लड़का ही था और वह उसे चुनौती दे रहा था। उसे नहीं पता था कि वह लड़का कौन था, वह यहाँ क्यों आया था, वह क्यों मुसीबत खड़ी करना चाहता था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो उसने पहना हुआ था, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का टोकन। उसने बुदबुदा क्योंकि उसने उस सिक्के जैसी वस्तु को पहचान लिया था जिसका उपयोग हार के रूप में किया गया था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की प्रशंसा के 20 चिन्ह थे जो लोगों को संप्रदाय में प्रवेश करने और इसके के प्रकट होने पर इसके अवरोध को पार करने की अनुमति देते थे। 20 चिन्हों में से एक सदियों से गायब था, जबकि 19 का उपयोग किया जाता था। दक्ष ने संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए अपने पास मौजूद टोकन का इस्तेमाल किया था और जब वह डार्क सोल्स एक टीम का हिस्सा था, उसे जो पता था उसके अनुसार टोकन इस्तेमाल होने के बाद गायब हो जाते थे और महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते थे, जिन्हें संप्रदायों द्वारा भविष्य में इस्तेमाल के लिए फिर से ढूंढ जाता था। हर बार जब दिव्य स्वर्ग संप्रदाय प्रकट होता था तो यही होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के ने उन 19 टोकन में से एक पहना हुआ था जो दक्ष के अन्य संप्रदायों की टीमों के साथ प्रवेश करने पर गायब हो गए थे, या क्या ये 20वां टोकन था जो हमेशा गायब रहता था? उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुश्किल से कोई जवाब था। उसके पंख गायब हो गए क्योंकि उसने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि वे उसकी क्यूई का इस्तेमाल करते थे। वह इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे पहले जवाब चाहिए, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। जूली आंख से बाद में निपटा जा सकता है। अगर उसकी हालत पिछली बार जैसी ही है तो वह बिना हिले दुले सिर्फ ऊर्जा तरंगे छोड़ता रहेगा। मुझे उसके करीब जाने की तुरंत जरूरत नहीं है। ये लड़का बड़ा लक्ष्य है, दक्ष ने छत से कूदते हुए कहा। चूंकि वह एक आकाशीय क्षेत्र साधक था और वह पर पिछली बार की तरह सिर के बल नहीं गिर रहा था, इसलिए वह हवा में चल सकता था। वह हवा में उड़कर उस लड़के की ओर दौड़ा जो भीड़ के बीच खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मजे करो छोटे
छोटे दोस्त वुलिया ने कहा। तभी एक रेत का तूफान हवा में से प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। जब तक रेत का तूफान गायब हुआ तब तक लड़का कहीं नहीं मिला। दक्ष जमीन पर गिर पड़ा, वह भाग गया। इधर उधर देखने के बाद भी वह लड़के को नहीं ढूंढ सका। तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। जब दक्ष वुलिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसने पीछे से एक गंभीर आवाज सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जूलियांग वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान थी और वह दुखी होकर बोला, क्या वह चल फिर सकता है? ऐसा लगता है कि इस बार समस्या पिछली बार जैसी नहीं है। ये परेशानी वाली बात होगी। वह अभी भी समय की तलवार पकड़े हुए था जो उसे जूलिया पर हमला करने के समय ऊर्जा तरंगों से बचाती थी। जब वह नहीं चाहता था तब भी वह प्रभावित और घायल हो सकता था। इसलिए जब उसे मारा गया तो वह चोटिल हो गया, क्योंकि वह किसी अलग समय स्थान में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब होता कि वह सुरक्षित होता। लेकिन मिंगलैन को चोट लग जाती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हमले मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तुम मारना चाहते हो, मुझे भी ऐसा करने दो। दक्ष ने जूलिया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, जो लाल हो गई थी। जूलिया बिना किसी भावना के उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सही मानसिक स्थिति में नहीं था। ये पिछली बार की तरह था जब जूलिया दुश्मनों का भ्रम कर रहा था, लेकिन इस बार वह अधिक स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। दक्ष ने गहरी सांस ली और चलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह टेलीप करने वाला था, जूलिया के शरीर से एक और ऊर्जा तरंग निकली जिसने उसके चारों ओर की दीवारें तोड़ दी। ऊर्जा तरंग बाहर की ओर फैलती रही क्योंकि यह पिछली तरंग से ज्यादा शक्तिशाली थी। जूलिया के मूल में फैले अर्धपारदर्शी बुलबुले से होने वाली तबाही को देखकर नागरिक भागने लगे। उन्होंने देखा कि यह कैसे आसपास की दीवारों को नष्ट करने में सक्षम था। उन्हें पता था कि अगर वे इसके संपर्क में आए तो मारे जाएंगे। सामान्य लोग भागने लगे, लेकिन दक्ष अलग था। दक्ष भागा नहीं, उसने हमले को अपने पास आने दिया। इसके बजाय वह ऊर्जा तरंग के करीब चला गया। समय की तलवार इन हमलों के खिलाफ उनकी सबसे अच्छी रक्षा थी, क्योंकि यह न केवल एक हथियार के रूप में काम करती थी बल्कि हमलों से सुरक्षा भी प्रदान करती थी। ऊर्जा अवरोध ने सबसे पहले समय की तलवार को छुआ, फिर वह दक्ष को छूकर पार हो गया। इससे दक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में अन्य नागरिकों की मौत हो गई। तुम्हारे पास और कुछ है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह हवा में जूलिया की ओर बढ़ने लगा क्योंकि उसे ऐसे हमलों की चिंता नहीं थी। एक और ऊर्जा तरंग जो पहले जैसी थी लेकिन तीव्रता में बढ़ी थी एक बार फिर जूलिया के शरीर से बाहर निकली। हम दक्ष, क्या हो रहा है? ठीक उसी समय एक उलझन भरी आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। नीचे देखने पर उसने जीशान को देखा जो अभी अभी होटल से बाहर निकला था। जीशान अभी अभी समय रहते ठंड से बाहर निकला था। वह होटल बाहर निकला। वह भ्रमित था क्योंकि उसने शोरगुल सुना और देख कि लोग हर जगह भाग रहे थे। चारों ओर बुरी तरह से क्षत विक्षत शव पड़े थे। दक्ष आसमान की ओर भाग रहा था और जूलिया एक सरदार की नीचे की मुंह करके खड़ा था। जीशान, भाड़ में जाओ! दक्ष ने जीशान को देखते ही चिल्लाया। वह जानता था कि शूलांग के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जीशान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जीशान तुरंत मारा जाने वाला था। जीशान, फिर से इमारत के अंदर आओ! दक्ष चिल्लाया। जीशान को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन दक्ष के इस तरह चिल्लाने से यह स्पष्ट था कि खतरा वास्तविक था। उसने होटल के अंदर भागते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया। वो जब हंगामा जारी था तभी एक और चीख पुकार मच गई। मौके पर 5 लोग पहुंचे थे जो साम्राज्य के दूत थे जिन्हें दक्ष को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने आकाश में दक्ष को देखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था क्योंकि उन्हें वह व्यक्ति मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। क्या सेंट किलर वारिस उत्पात मचाने जा रहा है? जो ने उलझन में पूछा। वह सेंट किल तलवार का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? काली जंग लगी तलवार का क्या मतलब है? लिमे ने दक्ष की तलवार को देखते ही अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर डाली। यह उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। फूमिन ने जूलिया की ओर देखते हुए कहा, ये सब उसने नहीं किया है, ये तो वह बच्चा है। फूमिन ने अपनी टीम से कहा। जब उसने शूलांग से भारी मात्रा में ऊर्जा आती महसूस की, उसने देखा कि उसके अंदर से एक और ऊर्जा तरंग निकल रही है जिसने आसपास की संपत्ति को और भी नष्ट कर दिया। शूलिया के आसपास की लगभग पूरी दीवार गायब हो गई थी। एक बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? गुयान ने भौं सड़ते हुए पूछा। वह देख सकता था कि वह लड़का हर जगह तबाही मचा रहा था। वह एक खतरा था। हमें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं बच्चा और सेंट किलर वारिस लड़ रहे हैं। हम इस अवसर का उपयोग उनकी क्षमताओं को देखने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले उनमें से एक को मरने दो। फूमुन ने जवाब दिया। लेकिन नागरिक गुयान ने बड़बड़ाया, तो क्या हुआ अगर पूरा राज्य ही खत्म हो गया? अब किसे परवाह है? हमारा लक्ष्य पहले ही तय हो चुका है। महामहिम, हमें कुछ कीड़ों को मरते हुए देखने के लिए दोषी नहीं ठहरा। लिमे ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ये देखकर कि सभी लोग इससे सहमत है, गुयान ने भी हाँ कह दिया। वे पांचों पीछे हट गए और अपने तथा युद्ध स्थल के बीच अधिक दूरी बना ली। दिलचस्प है, वह आदमी उस विनाशकारी ऊर्जा तरंग से प्रभावित नहीं है। फूमिन ने
टिप्पणी की जब उसने ऊर्जा तरंग को दक्ष से गुजरते हुए देखा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह नहीं जानता था कि यह सब उसके हाथ में मौजूद काली तलवार की वजह से था, क्योंकि तलवार कोई विशेष चीज नहीं लग रही थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि अगर उसने पहले सेंट किलर तलवार का इस्तेमाल किया था तो वह उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। क्या वे लोग झूठ बोल रहे थे? शायद वह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है जिसकी हमें तलाश है और उसके पास सेंट किलर तलवार नहीं है। बोजो ने फूमिन से अपने संदेह का खुलासा करते हुए पूछा, ये सच हो सकता है? मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। लिमे ने सहमति जताई। उसे भी लगा कि लोग गलत थे। मैंने एक और बात भी नोटिस की, वह आदमी हवा में दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वह आकाशीय क्षेत्र का साधक है। अगर वह स्वर्गीय क्षेत्र का साधक होता तो वह उड़ सकता था। क्या उन लोगों ने नहीं कहा था कि वह उड़ सकता है? बोजो ने पूछा। वह स्वर्गलोक का साधक नहीं है, मैं उसकी साधना नहीं देख सकता, लेकिन अगर वह स्वर्गलोक का साधक होता तो वह भागता नहीं बल्कि उड़ता। उन कमीनों ने हमसे साफ झूठ बोला है। लिमे ने शिकायत की। शायद हमारे पास जो स्कच था वह सही व्यक्ति था। उन्होंने अपने दुश्मन को हमारे हाथों मरवाने का झांसा दिया। वे हमें तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और बाद में इनाम पाने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने आगे कहा, बस इंतजार करो और देखो, अगर वही है जिसे हम खोज रहे हैं तो सब ठीक है, अगर वह नहीं है तो हम निश्चित रूप से उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने हमसे झूठ बोला है। फूमिन ने सहजता से उत्तर दिया। दक्ष जूलिया के इतने करीब पहुंच गया कि उनके बीच केवल कुछ मीटर की दूरी रह गई। दक्ष सोच रहा था कि उसने जूलिया को पा लिया है, अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया था। लेकिन क्या वह वाकई जूलिया को मारना चाहता था? हालांकि उसने पहले भी ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि जूलिया अभी भी एक बच्चा था जो खोया हुआ था। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह एक गुमराह बच्चा था। क्या दक्ष का उसे मारना सही था? यह विचार उसके दिल में उथल पुथल मचा रहे थे, जिससे उसने अस्थायी रूप से सभी विचार प्रक्रियाओं को रोक दिया। उसने सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखी, जूलिया खतरनाक था, उसे उनके साथ नहीं रखा जा सकता था और उसके बिना वह एक ऐसा हथियार था जो विनाश का कारण बन सकता था। उसे मरना जरूरी था, चाहे वह कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। उसने फैसला कर लिया। उसे अभी भी पता नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा करेगा या पिछली बार की तरह अंतिम क्षण में रुक जाएगा, क्योंकि उसने अपनी तलवार जूलिया के गाल की ओर बढ़ा दी थी। लेकिन पिछली बार की तरह स्थिर रहने के बजाय जूलियान ने तलवार के शीर्ष की ओर अपना दाहिना हाथ उठाया। वह दरवाजा जो उसकी यादों को बंद कर रहा था कुछ क्षण के लिए हिला और बीच में चरमराहट की आवाज आई, जिससे प्रकाश अंदर आ गया। मैं शाश्वत हूँ, ये खिलौना मेरे लिए बेकार है। जूलिया के मुंह से एक प्राचीन आवाज निकली। उसकी आभा पूरी तरह बदल गई थी, मानो वह वही व्यक्ति नहीं था। ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन भगवान वहां जूलिया के शरीर के अंदर प्रकट हो गया हो। समय की तलवार की नोक जूलिया की हथेली को छू गई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। समय की तलवार और दक्ष को ऐसे पीछे फेंका गया जैसे वे खिलौने हो। वे दोनों एक दूसरी इमारत की दीवार से टकरा गए। मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे काम क्यों लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई डर है जो मुझे उस लड़के के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। वह कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैं इस दबाव में ज्यादा मैं तक टिक पाऊंगा। उनका आभामंडल तो महामहिम से भी बदतर है। साम्राज्य से आए पांचों दूतों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है, मानो उनके सामने खड़े लड़के से डरना उनकी आदिम प्रवृत्ति हो। वे सभी खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यहाँ तक कि फूमिन भी इससे अलग नहीं था। जूलिया हवा में तैरने लगा और दक्ष के करीब चला गया जो जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आत्मा को जंजीरों ने घेर रखा था, लेकिन वे धीरे धीरे टूटती रही, क्योंकि लड़के की यादें सील के माध्यम से कुछ हद तक लीक हो गई थी। उसकी यादें सील तोड़ने की कुंजी थी। भले ही उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा को घेरने वाली जंजीरें उसकी यादों के बोझ का विरोध नहीं कर सकी। जैसे जैसे अधिक से अधिक जंजीरें टूटती गई, लड़के की शक्तियां बढ़ती गई। जूलिया दक्ष के पास उतरा जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दक्ष को लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। आखिर वह हमला क्या था? यह उसे इस हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। दक्ष खड़ा हो गया, लेकिन वह मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पा रहा था। आखिर यह राक्षस कौन है? वह बहुत शक्तिशाली है। समय की तलवार भी मुझे उसके हमले से नहीं बचा सकी। मुझे भागना होगा, मैं यहाँ नहीं मर सकता, भले ही मेरे पास एक और शरीर जीवित हो। दक्ष ने सोचा और उसने भागने का फैसला किया। जैसे ही उसने टेलीप करने की कोशिश की, उसकी आंखें तारों जैसे काले रंग में चमकने लगी, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया हो। उसने छाया परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। उसका कोई भी नियम काम नहीं कर रहा था। तुम कौन हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। तुम कौन हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। यह स्पष्ट था कि लड़का मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन वह पिछली बार की तरह पागल भी नहीं लग रहा था। वह हिल रहा था और लड़ रहा था और उसकी आंखें इस तरह केंद्रित लग रही थी मानो कोई और उस लड़के के शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। वह ये जानने को उत्सुक था कि क्या लड़का इस समय आत्म जागरूक भी है। मैंने तुमसे कहा था कि मनुष्यों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं
सुनी शूल ने ऐसी आवाज में कहा मानो वह समय के माध्यम से यात्रा कर रही हो, प्राचीन समय से आ रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा, दक्ष ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह पीछे की दीवार से टकरा गया। खांसी खांसी मलबे से बाहर आते ही दक्ष ने मुंह से खून थूक दिया। क्या यह अंत है? मैं किसी भी कानून का उपयोग नहीं कर सकता और मैं बच नहीं सकता। क्या मुझे डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा। जीशान अभी भी यहाँ छिपा हुआ है, उसने कमजोरी से कहा, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है। भले ही वह एक कठिन परिस्थिति में था जिससे बच पाना असंभव लग रहा था, वह अपने जीवन के बारे में कम चिंतित था और इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि वह अपने सामने खड़े दुश्मन से कैसे निपट सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि वह इस प्रक्रिया में जीशान को ना मार दे। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था, दक्ष चिल्लाया और जूलिया को इस उलझन से बाहर निकालने की कोशिश की। तुमने कहा था कि अगर मैं खुद को सजा दूं तो तुम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाओगा, फिर भी तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने संतुलन को नष्ट कर दिया, फिर भी तुमने गरिमा को नष्ट कर दिया। तुम्हें मरना होगा, जूलिया ने भारी स्वर में कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। कैसा संतुलन, कैसी गरिमा? क्या वह वही व्यक्ति था या वह कोई सपना देख रहा था? साम्राज्य के लोग अब और विरोध नहीं कर सके और वे अनिच्छा से अपने घुटनों पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर अपने आप ही किसी आदिम भय से लड़ रहा हो जो उनके अंदर बसा हुआ था। बच्चा कौन है? वह इतना ताकतवर कैसे है? लिमे ने पूछा। उसका चेहरा पहले से ही पसीने से तर था। वह कोई बूढ़ा राक्षस होगा जो बच्चों जैसा दिखता है। उसकी आभा महामहिम से भी अधिक शक्तिशाली है, जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ये स्पष्ट है कि यह बच्चा यहाँ का नहीं है, फूमिन ने उत्तर दिया। वह यहाँ से नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह एक अलग दुनिया से है, गुयान ने फूमिन से पूछा। सिर्फ एक अलग दुनिया से नहीं, मुझे लगता है कि वह एक उच्च दुनिया से है, अमर दुनिया से, फूमिन ने उत्तर दिया। अमर दुनिया? लिमे ने असमंजस में पूछा। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, यहाँ तक कि मुझे भी सहयोग से पता चला केवल वे साधक जो इस दुनिया के असली शिखर पर है अमर दुनिया के बारे में जानते हैं, फूमिन ने उत्तर दिया। यह अमर दुनिया क्या है, हमें भी बताओ, लिमे ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि फूमिन को क्या पता था। जब साधक इस नश्वर क्षेत्र के शिखर तक साधना कर लेते हैं तो वे संसार की बाधाओं को तोड़कर अमर संसार में जा सकते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार अमर संसार वह है जहाँ सबसे शक्तिशाली मनुष्य रहते हैं, यहीं पर मनुष्य वास्तव में अमरता प्राप्त करते हैं, फूमिन ने कहा। वाकई यह आश्चर्यजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। केवल सबसे शक्तिशाली प्राणी ही अमर दुनिया तक पहुंच सकता है, गुयान ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने जो सुना है उसके अनुसार उस दुनिया में क्यूई यहाँ से कई गुना ज्यादा शुद्ध है। अगर हम वहाँ होते तो हमारी साधना की गति बहुत तेज होती, इसीलिए लोग मजबूत बनने की कोशिश करते हैं ताकि वे वहाँ पहुँच सके और अपना परिवार बसा सके। उनके परिवार को उस क्यूई का फायदा मिलता है। इस तरह उनकी आने वाली पीढ़ियां पिछली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत होती चली गई, फूमिन ने युद्ध को देखते हुए कहा। हालांकि वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, यह सिर्फ दक्ष को इधर उधर फेंकना था जैसे कि वह कोई खिलौना हो जिसके साथ जूलिया खेल रहा हो। क्या हुआ? तुम पहले की तरह बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो तुम अपनी बात रखोगे। तुमने वादा किया था कि शांति होगी, फिर भी तुम मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने पर उतर आए क्यों? जूलियान ने दहाड़े हुए दक्ष की छाती पर पैर रखा जो जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं रहा था। दक्ष ने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसे फिर से चोट लगी और अंततः वह इसका उपयोग करने से पहले ही बेहोश हो गया। वह पहले से ही बेहोश हो जमीन पर पड़ा था जब शू लियांग ने उसे कुचल दिया। उसके नीचे एक गड्ढा बन गया और हर जगह दरारें फैल गई। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। क्या हो रहा है? चुनकी बच्चे ने नियंत्रण खो दिया है, इसलिए मैं रक्तर रेखा मंदिर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा दक्ष से भी संपर्क टूट गया है। आखिर बाहर क्या हो रहा है? जुन रक्तर रेखा मंदिर के अंदर बैठी हुई चिंता में थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह बाहर नहीं जा पा रही थी। वह दक्ष से संपर्क नहीं कर पा रही थी। वह दक्ष की सुरक्षा के लिए चिंतित थी क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उसे कुछ बुरा लग रहा था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उठ खड़ी हुई। वह ब्लडलाइन मंदिर के कमरे में चली गई जिसमें एक दर्पण था। दर्पण के अंदर एक छाया थी जो भ्रामक लग रही थी। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? मैं बाहर उससे संपर्क नहीं कर सकती, उसने शीशे में देखते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसकी कयामत की भावना बढ़ती जा रही थी। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। आज मैं वास्तव में ये सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं बचेगा। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, जूलिया की बूढ़ी आवाज ने वातावरण में जवाब दिया। आसमान में, ऊंचे आसमान में चमकता सूरज तापमान बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता गया। ऐसा लगा जैसे जमीन जल रही हो। इतनी गर्मी थी कि सिर्फ इस शहर को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को पसीना आने लगा था। जूलिया ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और एक तलवार बनने लगी जो सूर्य की किरणों से बनी प्रतीत हो रही थी। सूर्य की किरणों ने तलवार का निर्माण किया। प्रकृति से क्यों ही इस तलवार की ओर दौड़े, इसे अपनी असीम ऊर्जा से भर दिया जैसे कि
यही उनका उद्देश्य था। तलवार धीरे धीरे आकार लेने लगी, इसका हर इंच सुंदर लग रहा था। कुछ ही मिनटों में तलवार बनकर तैयार हो गई, जो अस्तित्व में सबसे चमकदार हथियार लग रहा था। अगर दक्ष जाग रहा होता तो वह भी ये देखकर दंग रह जाता कि यह तलवार कितनी खूबसूरत लग रही थी। ये तलवार वह हवा से इतनी चमकदार चीज कैसे बना सकता है? क्या अमर दुनिया के लोग वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? गुयान ने आश्चर्य से कहा और तलवार की तरफ देखा। लिमे ने सहमति जताते हुए कहा, एक दिन मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। मैं भी उस आदमी की तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। वादे तोड़ने की सजा के तौर पर मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ, जूलियन ने कहा और उसने चाकू से वार किया। हालांकि तभी कुछ हुआ, ब्लडलाइन मंदिर हिलने लगा। जन रह गया क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। ब्लडलाइन मंदिर जो हमेशा समय में स्थिर रहता था, आखिरकार हिलने लगा जैसे भूकंप आया हो। उस समय उसे यह बात पता नहीं थी, कुछ और भी घटित हुआ था। दक्ष के मार्शल स्पेस के अंदर कुछ और हो रहा था। दक्ष की मार्शल आत्मा, जो लगभग हमेशा अपनी आंखें बंद रखती थी, ने अब अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मार्शल सोल ने अपनी आंखें खोली, दक्ष ने भी अपनी आंखें फिर से खोली। मार्शल सोल की आंखें, साथ ही दक्ष की आंखें, दोनों रक्त लाल थी। जैसे ही दक्ष की आंखें खुली, यह स्पष्ट हो गया कि वे पहले जैसी नहीं थी। उनका रंग हल्का सुनहरा नहीं था, इसके बजाय वे अब खून की तरह लाल हो गई थी, मानो उसकी आंखों के अंदर खून का समंदर हो। उसकी मार्शल आत्मा की आंखें और उसकी दोनों आंखें एक ही समय में खुल गई, जिससे दोनों के बीच कोई अंतर नहीं दिखा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, समय रुक गया। ये वैसा ही था, लेकिन उस समय से अलग था जब वूलिया ने इस क्षमता का इस्तेमाल किया था, क्योंकि होटल या शहर का समय नहीं रुका था, इसके बजाय पूरे ब्रह्मांड का समय रुक गया था। नदियां बहना बंद हो गई, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया, ग्रहों का घूमना बंद हो गया, सब कुछ रुक गया। कोई भी समय की इस पाबंदी से मुक्त नहीं था। वूलिया पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह भी इस प्रतिबंध से मुक्त नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी समय रुक गया था। भले ही वह समय के नियम को जानता था, लेकिन वह भी इससे बच नहीं सकता था। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? दक्ष ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज भी अलग लग रही थी, जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसकी आवाज के इर्द गिर्द एक प्राचीन आभा थी, जो उसे और भी मधुर बना रही थी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और वह सीधा खड़ा होकर शूली आंख को देखने लगा। तुम बच गए, दक्ष ने धीरे से कहा। आपने मुझे भागने में मदद की, जूलिया ने उत्तर दिया। मुझे अपनी अधिकांश यादें याद नहीं है, सिवाय पिछले कुछ पलों के। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाओ? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। क्या अब मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए? जूलियन ने पूछा। मैंने अपना वादा तोड़ दिया, दक्ष ने असमंजस में पूछा। उसने चारों ओर देखा तो जमीन पर लाशें पड़ी थी। क्या ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ? उसने धीरे से उत्तर दिया। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारे पास जो बच्चा है, उसी ने ये सब किया। उसी की वजह से मेरा ये बर्तन उत्तेजित हो गया और मेरी यादों को उसमें से गुजरने दिया। ये बर्तन मेरी ऊर्जा को संभाल नहीं पाया, इसलिए इसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। मैं इसे तभी नियंत्रित कर सकता था जब मैं जाग गया, जूलिया ने कुछ समझाते हुए कहा। लेकिन ये बच्चा, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वध की आभा उसके शरीर में भर रही है। अपनी कम उम्र के बावजूद उसने लाखों लोगों को मार डाला है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? जैसा कि तुमने कहा, मैंने खुद को नश्वर लोगों के मामलों में शामिल नहीं किया, इसके बजाय मैंने उन्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार फलने फूलने दिया। ये लड़का उनमें से एक है। नश्वर लोग शक्ति और पद पाने के लिए अपने ही लोगों को मार देते हैं। यह वह समस्या है जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए सीमित जीवन के साथ आती है। ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए असंतुलन का परिणाम है। इसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? दक्ष ने जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी उतना ही भावही था। मनुष्य द्वारा मनुष्यों को मारना उनका अपना मामला है, क्योंकि इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। जब जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, तब वे वास्तव में जीते हैं। तभी वे वास्तव में भावनाओं को महसूस करते हैं। वे हम जैसे नहीं हैं, जिन्हें कभी पता ही नहीं चला कि सच्ची भावनाएं क्या होती है, शूलिन ने कहा। यद्यपि वे दोनों सामान्य रूप से बात करते दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उनका प्रत्येक शब्द एक हथियार की तरह था जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था। लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लिया था जो बाहरी दुनिया को सुरक्षित रखता था। तो फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? दक्ष ने उलझन में पड़कर पूछा। जूलियन ने आकाश की ओर देखा और उसके मुंह से एक आह निकली जो पूरी दुनिया के दुख से भरी हुई लग रही थी। अगर हम उन्हें अपना जीवन जीने दें तो ठीक है, लेकिन उनके जीवन में खुद को शामिल करना गलत है। तुम बच्चे के अंदर हो, मुझे ये बात सुबह उठते ही समझ में आ गई, इसलिए तुम पहले से ही मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। उसका वध भी तुम्हारा वध है, क्योंकि तुम वही हो और वह भी तुम हो। जूलियन ने कहा। मेरा वध भी उसका वध है, क्योंकि वही कारण है कि मैं आपके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से मुक्त हूँ। भले ही आपने मेरी आत्मा को जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है वे अभी भी मौजूद है, लेकिन जल्द ही वे सभी टूट जाएंगी। मैं अपनी शक्ति वापस पा लूंगा। हालांकि इस बार मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया है, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, उसने आगे कहा। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं बच्चे के अंदर हूँ? दक्ष
ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप नहीं है, जूलियांग ने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी सजा है कि तुम्हें अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ेगी, कभी भी बच नहीं पाओगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण तुम बच सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से ऐसा कर सकते हो? जूलियांग ने अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। वह आसमान में ऊपर उठने लगा। हो सकता है कि तुम्हें अपनी कुछ यादें और शक्तियां मिल गई हो, लेकिन जब तक मेरी पाबंदियां तुम्हारी आत्मा के चारों ओर है, तब तक तुम अपनी शक्ति के एक अंश से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जहां तक शक्ति के उस अंश की बात है, तो मेरे अलावा और कौन उससे निपट सकता है? दक्ष ने धीरे से पूछा, क्योंकि वह भी आसमान में ऊपर उठने लगा था। दोनों लड़के इतनी तेजी से आकाश की ओर उड़े कि यदि दुनिया का समय अभी भी स्थिर न होता तो भी कोई उन्हें नहीं देख पाता, क्योंकि उनकी गति उस समय टेलीपेशन से भी अधिक तेज थी। दोनों ने जल्द ही दुनिया की सीमा को छोड़ दिया और अमर दुनिया में प्रवेश किया, जो उनके वहां से गुजरने पर समाप्त हो गई। वे सभ्यता से दूर दूर तक उड़ते रहे, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी लड़ाई के कारण सब कुछ नष्ट नहीं करना चाहता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो दोनों में से कोई भी चाहता था, खासकर जूलिया, जिसने ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी शक्ति का बलिदान भी कर दिया था, जिससे दक्ष के अंदर के प्राणी ने उसकी यादों को एक विशाल मोहर के पीछे कैद कर दिया। उसने उसे अपनी आत्मा को विशाल जंजीरों से बांधने दिया, जो प्रकृति के 120 सार्वभौमिक नियमों का उपयोग करके बनाई गई थी, जिससे उसकी शक्तियां और भी कम हो गई। अब तक 18 में से केवल 16 जंजीर ही टूटी थी, लेकिन यह अपने आप में जूलिया को बहुत सारी शक्तियां देने के लिए पर्याप्त था। तुम धीमे हो गए हो, तुम्हें क्या हुआ? जूलिया ने पूछा, ये देखते हुए कि दक्ष धीमी गति से उड़ रहा था। उसकी शक्ति सीमित थी। ऐसा क्यों था कि दूसरा व्यक्ति धीमी गति से उड़ रहा था? वह थोड़ा संदिग्ध होने से खुद को नहीं रोक सका। जब से तुम्हें सुला दिया गया है, तब से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर से सुला दूं, दक्ष ने जवाब दिया। हालांकि दक्ष और जूलिया बातचीत कर रहे थे, लेकिन असली दक्ष एक अलग जगह पर था। दक्ष ने खुद को एक ऐसे अंधेरे स्थान पर पाया जहां रोशनी का एक कण भी नहीं था। असली दक्ष एक ऐसे अंधेरे स्थान में तैर रहा था जहां थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। आखिरी बात जो उसे याद थी वही ये थी कि उसने डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उस पर हमला हो गया। उस पल के बाद से सब कुछ अंधकार में हो गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद उसने स्वयं को अंतहीन अंधकार में तैरता हुआ पाया। वह अपने शरीर को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सिर्फ उसकी चेतना ही थी, उसका शरीर नहीं। उसकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही थी। वह कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा था, वह कुछ भी छू नहीं पा रहा था। इस समय उससे यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ वास्तव में अंधेरा था या उसने अपनी दृष्टि भी खो दी थी। उसने केवल एक ही चीज को परखने की कोशिश की जो वह कर सकता था। उसने बोलने की कोशिश की कि क्या वह कर सकता है। उसने अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे यकीन नहीं था कि क्या वास्तव में वह बोल नहीं पा रहा था या फिर वह बोलता था लेकिन उसके कान काम नहीं कर रहे थे जिससे वह सुन सके। वह कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से वह अभी भी सोचने में सक्षम था। अपने विचारों का उपयोग करते हुए उसने जुन से संपर्क करने की कोशिश की। जुन, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मैं कहाँ हूँ? उसने जुन से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये संभव है कि मैं सचमुच मर चुका हूँ? उसने सोचा, क्या लोगों के मरने के बाद यही होता है, बिना किसी इंद्रिय के अंतहीन अंधकार, या यह मेरा निजी नरक है? उसने सोचा, अगर यह परलोक है तो ये बहुत बुरा है, लेकिन अगर यह नरक है तो मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ। इस तरह की जगह पर अनंत काल बिताना वास्तव में नरक है, इसलिए यह अपनी भूमिका के अनुरूप होगा। उसने बुदबुदाया, लेकिन पहले की तरह वह अपने शब्द नहीं सुन सका। तुम क्या हो? ऐसी जगह पर भी तुम ऐसी बातें सोचते हो? जब दक्ष खुद से बात कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। आवाज का कोई स्रोत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह हर जगह से आ रही है। दक्ष ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधा हो गया हो। आप कौन है? उसने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी आवाज सचमुच बाहर आ रही है या नहीं। मैं कौन हूँ? जवाब सुनने के बाद दक्ष को यकीन हो गया कि वह बोल सकता है, या फिर यह कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वह समझ सकता था कि वह क्या कहना चाहता है, भले ही उसके मुंह से कोई शब्द ना निकले। क्या अब तुम मुझे सुन सकते हो? उसने अपने विचारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसे यकीन हो गया कि वह बोल सकता है, लेकिन वह सुन नहीं सकता। एक मिनट रुको, अगर मैं सुन नहीं सकता तो मैं उस दूसरी आवाज को कैसे सुन सकता हूँ? और अगर मैं सुन सकता हूँ तो मैं अपने शब्द क्यों नहीं सुन सकता? उसने सोचा और वह और भी उलझन में पड़ गया। अंततः उन्होंने इस बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लिया। हाँ, आप कौन है? उसने पूछा। मैं कौन हूँ? आवाज ने फिर पूछा। वही जवाब सुनकर दक्ष खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बोल पड़ा, बेवकूफ, एक ही बात दोहरा करा, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। आवाज ने कहा, क्या तुम भविष्य से आए
हुई में हो, क्या मैं समय की तलवार के अंदर हूँ, क्या इसने मेरे वर्तमान और भविष्य के मन को जोड़ा है? दक्ष ने पूछा। हा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर आवाज हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत दिलचस्प है। नहीं, मैं भविष्य का तुम नहीं हूँ, मैं वर्तमान तुम हूँ। आवाज ने कहा। वर्तमान में तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में पूछा। मुझे बताओ तुम कौन हो? आवाज ने पूछा। मैं दक्ष हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। यह आपके शरीर के असली मालिक का नाम नहीं था, है ना? आवाज ने पूछा। यहाँ तक कि दक्ष भी ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि यहाँ तक कि जून को भी इस बारे में पता नहीं था। हाँ, उस व्यक्ति का असली नाम लन। क्या तुम्हें अभी ये पूछने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ? आवाज ने पूछा। मानो वह व्यक्ति जिसका वह फोन था उससे बात करते समय मुस्कुरा रहा था। इसका इस बात से क्या लेना देना है कि तुम कौन हो? पहले तो दक्ष को समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ समझ आ गया। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो उसके जितना ही युवा हो या उससे भी छोटा हो, और जो शब्द अभी अभी निकले थे, क्या आप लंगतिया है? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम बहुत धीमे नहीं हो। मुझे खुशी है कि मेरे शरीर को तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जा रहा है। तुम मेरे बराबर समझदार नहीं हो, तुम इतने मेहनती भी नहीं हो, लेकिन तुम में मजबूत बनने की प्यास है जो मुझ में थी। आपने मेरे परिवार की भी ऐसे देखभाल की जैसे वह वास्तव में आपका ही हो। आपने मेरे पिता को भी बचाया। मैं वास्तव में खुश हूँ कि आपकी आत्मा मेरे शरीर में आए। आवाज ने कहा। क्या बात है, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? मेरा मतलब है कि यह कैसे हुआ कि मैं तुम्हारी चेतना के बारे में जान पाया जो किसी तरह अभी भी मौजूद है? दक्ष ने पूछा। मैं हमेशा से अस्तित्व में था। हत्या के प्रयास के बाद भी मैं मानसिक रूप से धीमा था, फिर भी मैं अस्तित्व में था। मैं तब भी अस्तित्व में था जब तुम्हारी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था, लन कियान ने कहा। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे शरीर पर अधिकार कर लिया, यह अच्छा नहीं था, उसने मजाक में कहा। दक्ष ने जब ये सुना तो उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में लोक दयान जैसे किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के को छोटी जगह का जीनियस कहा जाता था, जिसने 5 साल की छोटी सी उम्र में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वह बच्चा जिसने 10 साल की उम्र तक लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली थी था। अब जब दक्ष ने वास्तव में इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि लंगदयान वास्तव में उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये केवल विरासत और उसकी यादों की वजह से था कि दक्ष इतना आगे बढ़ पाया। लंगदयान ने अपनी प्रतिभा के आधार पर यह सब हासिल किया था। तुमने मुझसे पहले संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे पहले तुम्हारी चेतना क्यों महसूस नहीं हुई? तुम कहाँ छुपी थी और यह कौन सी जगह है? दक्ष ने पूछा। एक एक करके मुझसे पूछो मेरे दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास बहुत समय है, लंगतिया ने हंसते हुए उत्तर दिया। चलिए आपके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले संपर्क नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। दूसरा उत्तर, आपने पहले मेरी चेतना को महसूस नहीं किया था, ये हमेशा यहाँ थी। तीसरा, मैं कहाँ छिपा था? मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, मैं हमेशा यहाँ था, लंगतिया ने उत्तर दिया। जहाँ तक आखिरी सवाल का सवाल है, ये जगह कहाँ है, अब यह महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लंगतियानो था। अब आप इतने हल्के फुल्के कैसे हो गए हैं? दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मजबूत होने से पहले गंभीर था। मैं गंभीर था क्योंकि मैं कोई मौज मस्ती नहीं करना चाहता था और अपना रास्ता नहीं खोना चाहता था। मैं अपने मुख्य उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहता था, जो कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत होना था। अन्यथा मैं इतना गंभीर क्यों होता? मैं भी मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन मेरे पास यह विशेषाधिकार नहीं था, लोकपिया ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, हत्या के प्रयास के बाद मेरी चेतना यहीं फंस गई थी। मेरी चेतना का कुछ हिस्सा मेरे शरीर की देखभाल करने के लिए बाहर रह गया था। यही कारण था कि मैं 3-4 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करता था। यह मेरी वास्तविक चेतना नहीं थी, बल्कि मेरे बचपन के दिनों का एक अंश था, इसलिए मैं ऐसा था। ये कोई मानसिक विकार या कुछ और नहीं था। जब मेरा शरीर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, मैं यहाँ था, अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था। तभी तुम प्रकट हुए। तुम भोले थे, तुम लापरवाह थे और तुमने बहुत सारी गलतियां की। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लंगसू द्वारा दी गई चाय पीने से रोकने के लिए कितनी जोर से चिल्ला रहा था? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि उस पर विश्वास करो? मैंने तुम्हें जोर से गाली भी दी। सौभाग्य से वह जहर नहीं था। जब तुम्हें चट्टान से नीचे फेंका गया तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे लगा कि यही अंत है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया, क्योंकि तुम न केवल बच गए बल्कि तुम और भी मजबूत हो गए। तुमने अपना बदला ले लिया और लोसू को मार डाला। मैं इससे खुश था। फिर ये तुम्हारे मजबूत होने की यात्रा में एक ऊपर की ओर चढ़ाई थी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। दुर्भाग्य से मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय देखने के। जल्द ही वह दिन आ गया जब तुमने मेरे पिता को बचाया। वह दिन था जब मैं खुशी से रो पड़ी थी। मेरे पिता जीवित थे और सुरक्षित थे। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे नकली
नकली दुनिया में दूसरों के साथ रह सकते थे। इससे मेरी सारी चिंताएं भी दूर हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरा परिवार आखिरकार सुरक्षित था। अब क्या तुम वाकई मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं इतना सब होने के बाद भी गंभीर और चिंतित रहूं? मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं और क्या मांग सकता हूं? लंतियानो, मैं यहाँ आने से पहले ही मौत के दरवाजे पर था। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं जीवित हूँ या मर चुका हूँ। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? दक्ष ने पूछा। चिंता की क्या बात है? मेरा परिवार सुरक्षित है, अगर अब शव भी जाता है तो भी हमें चिंता की कोई बात नहीं है। लन कियान ने कहा, बेवकूफ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है लेकिन मुझे अभी भी बहुत काम करने हैं। अब मेरा अपना परिवार है, तुम मुझसे मरने के बाद क्या करने की उम्मीद करते हो? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ओह ठीक है, आपकी पत्नियां वहां है, चिंता मत करो। अगर आपका शरीर मर गया होता तो हम यहाँ नहीं होते। आपका शरीर शायद अब सबसे सुरक्षित हाथों में है, उसके द्वारा संभाले जाने पर इसे कुछ नहीं हो सकता। लन तियान ने उत्तर दिया। वह कौन? दक्ष ने पूछा। ओह ठीक है, आप उसके बारे में नहीं जानते। क्या आपको वह समय याद है जब आप भूत द्वीप पर प्राचीन मकबरे में थे? हाँ, उसके बारे में क्या? वहाँ तुमने दीवार पर एक अजीब प्रतीक को छुआ और तुमने एक सपना देखा। वह सपना क्या था? मुझे वह याद है, दो लोग किसी बात पर बात कर रहे थे, एक ने कुछ किया था और दूसरा गुस्से में था। मुझे ठीक से याद नहीं है, ये किसी तरह मेरी याददाश्त में बहुत धुंधला है, इसे भूल जाओ। चकी, तुम्हें ये याद नहीं है तो इसे जाने दो, लंतिया ने आखिरकार कहा। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाए। इस जगह के मुख्य बिंदु पर वापस आओ, हम वास्तव में रक्त रेखा मंदिर में है। लंतिया ने उत्तर दिया। रक्त रेखा मंदिर? तुम्हारी चेतना यहाँ थी क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, दक्ष ने संदेह से पूछा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम तब से यहाँ हो जब मैंने तुम्हारा शरीर संभाला भी नहीं था? जब मैं चट्टान के नीचे था तब मुझे प्राचीन अनुभूति मिली थी और यह रक्त रेखा मिली थी। तुम उससे पहले रक्त रेखा मंदिर के अंदर कैसे हो सकते हो? उसने पूछा। यही तुम सोचती हो, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि अनुभूति मिलने के बाद तुम्हें यह वंश मिला है, लेकिन यहीं पर तुम गलत हो। तिया ने उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पास पहले भी ये था? दक्ष ने पूछा। आपके पास, या मुझे कहना चाहिए कि हमारे पास जन्म से ही ये था, तिया ने उत्तर दिया। यह असंभव है, अगर मेरा भी यही वंश होता तो कसुको पताल जाता, साथ ही मुझे अपने वंश खोने के तनी मेहनत नहीं कर पड़ बाद एक परी गुना पड़ता। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। आप जो जागृत कर रहे हैं वह आपके रक्त की लिना में कुछ भी नहीं है। आप जिस रक्त की रेखा को जागृत कर रहे हैं वह असली की प्रतिकृति है। रक्त की रेखा वाला मंदिर जिसे आप सच्चा समझते हैं वह भी नकली है। ये सब जुन की एक योजना है, तिया ने समझाया। मुझे पता है कि जुन मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी, वह चाहती थी कि मैं मजबूत बनूं, इसलिए मैंने स्वतंत्र तिया शेन को ढूंढा जो फिर मेरे शरीर पर कब्जा कर सकता था। मैं वैसे भी ऐसा नहीं करने वाला था। तुम किस दूसरी चीज की बात कर रहे हो? दक्ष ने पूछा। ये तो कोई छोटी बात नहीं है, लंतिया ने उत्तर दिया। मैं खुद भी सच इसलिए जान पाया क्योंकि मैं यहाँ था। सच तो इससे भी बदतर है, ये सब बहुत पुराना है, यहाँ तक कि लाखों साल भी कहना गलत नहीं होगा। उसने धीरे से कहा। जुन, मैंने सोचा था कि वह मुझे सिर्फ धोखा दे रही है, लेकिन इसमें और भी कई परतें थी। मुझे सच बताओ, मुझे उसके सारे काले राज बताओ, दक्ष ने धीरे से पूछा। लंतियानो से एक गहरी आह निकली। उन्होंने कहा, ये सब करीब 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि उसी समय तियाशेन का जन्म हुआ था। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, वह अनाथ पैदा हुआ था। हाँ, तभी उसे अनुभूति मिली। उसने उन बच्चों को मार डाला जो अनुभूति की एक वस्तु का उपयोग करने के बाद उसे पीट रहे थे, जबकि जुन ने उसे चेतावनी दी थी। उसने जाने से पहले अपने जीवन के प्यार को भी मार डाला, दक्ष ने कहा। लंतियानो रहा, फिर उसने जवाब दिया। गलत? आपने जो कुछ भी कहा वह गलत था। आपने जो यादें देखी वे गलत थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहना झूठ नहीं होगा कि तियाशन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब झूठ है। तियाशन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब झूठ है। लंतियानो पर हथौड़े की तरह गिरे। वह जानता था कि जून उससे कुछ बातें छिपा रही थी, क्योंकि उसने उसकी योजना के बारे में उसके विचार पढ़ लिए थे। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि यह एक झूठ भी था। उसने जो यादें देखी थी और सपने देखे थे उससे उसे विश्वास हो गया था कि तियासेन के बारे में जो कुछ वह जानता था वह अधिकतर सच था। लेकिन अब उसे पता चला कि यह सब झूठ था और इससे अधिक कुछ नहीं। तो फिर सच क्या है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। तियासेन का जन्म 2 मिलियन साल पहले हुआ था। वह एक अनाथ था जिसे एक खाली सड़क पर छोड़ दिया गया था। एक आदमी ने उसे पाया और उसे घर ले गया। वह आदमी एक संपन्न खेती करने वाले परिवार से था जिसने तियाशेन को खेती के बारे में सिखाया था। हालांकि वह खेती करने में बहुत बुरा था। 5 साल बाद भी वह खेती करने में सक्षम नहीं था। लं दयान ने बड़बड़ा हुए कहा, और वह सब कुछ बताना शुरू किया जो वह जानता था। चूंकि वह साधना नहीं कर सकता था, इसलिए वह साधना के माध्यम से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मृत्यु से डरता था, वह सीमित जीवन काल नहीं चाहता था, इसलिए उसने अन्य तरीकों को माना शुरू कर दिया। ज्ञान प्राप्त करने और अपनी मदद करने के तरीके खोजने के प्रयास में
में उसने सबसे पहले प्राचीन पुस्तकों और शास्त्रों पर ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि उसने ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। दक्ष ने कहा, उसे कुछ सुराग मिल गए? हाँ, उसने किया। जब वह 15 साल का था तो उसने अपनी मदद के लिए एक विधि खोज ली। रक्त संवर्धन लयानिक्वीन क्या है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में सुना है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, यह एक बहुत ही अंधकार में विधि है। इसका मूल रूप से मतलब है जितने अधिक लोगों को आप मारेंगे उतना ही आपका जीवन काल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रक्त साधक किसी ऐसे नश्वर को मारता है जिसके जीवन के 10 वर्ष शेष है तो रक्त साधक को उस बूढ़े व्यक्ति के शेष जीवन को अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए। यह एक बहुत ही अंधकार में लेकिन बहुत शक्तिशाली विधि है। लंगतियानो हुए कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने सबसे पहले किस व्यक्ति की हत्या की थी? उसने पूछा, स्कूल में मिले युवा लोग या बूढ़े लोग जो खुद का बचाव नहीं कर सकते थे? दक्ष ने अनुमान लगाते हुए कहा, कोई नहीं। पहली बार उसने एक 10 साल की लड़की को मारा था जब वह 16 साल का था। वह लड़की उस आदमी की असली बेटी थी जिसने उसे उठाया और गोद लिया था। उसने उसकी जान ले ली और उसके शव को दफना दिया जिससे ऐसा लगे कि वह लापता हो गई है। लंकियान ने समझाया, क्या बकवास है, वह इतने सारे लोगों को मार सकता था लेकिन उसने अपने उपकारकर्ता की बेटी को मार डाला। दक्ष ने आह भरते हुए पूछा, वह उस आदमी की एकमात्र असली संतान थी? उसके बाद वह अकेला बचा था। भले ही वह खेती नहीं कर सका लेकिन लड़के को पहले से कहीं अधिक प्यार और देख मिली इसलिए यह उसके लिए काम आया। लंतिया ने बड़बड़ाई, या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह लोगों को मारता रहा और उन्हें दफना दिया गया। वह अधिक उम्र पाने के लिए हत्या करता रहा जबकि वह ताकतवर बनने के तरीकों को खोजने के लिए शोध करता रहा और तभी उसने किसी को मार डाला। इससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लोनकियान ने कहा, कौन? दक्ष ने पूछा, उसने आपके पूर्वजों में से एक को मार डाला जो एक नश्वर था और अपने शहर से होकर यात्रा कर रहा था। आपके पूर्वज का वंश जागृत नहीं हुआ था। वास्तव में कोई भी शुरू से ही आपके वंश को जागृत नहीं कर पाया था। चूंकि तियाशेन ने उस व्यक्ति को मार डाला था जिसके पास यह अजागर रक्त रेखा थी इसलिए उसे उस रक्त रेखा का एक हिस्सा मिला। इसी तरह उसे जो छोटा हिस्सा मिला वह जागृति के लिए पर्याप्त नहीं था लेकिन यह उसके और अस रक्तर रेखा मंदिर के बीच एक दूरस्थ संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इसके साथ उसे रक्तर रेखा मंदिर तक पहुंच प्राप्त हुई। लोनकियान ने कहा, तो उसे रक्तदान नहीं मिला बल्कि उसने उसे चुरा लिया। उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने पूछा, भले ही उसे वंशानुक्रम के माध्यम से वंशानुक्रम नहीं मिला लेकिन उसकी चोरी उसी तरह काम करती थी। उसे वंशानुक्रम मंदिर की पहली मंजिल में प्रवेश मिल गया जहां कुछ संसाधन थे। वह उन संसाधनों का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने और मजबूत बनने के लिए करता है। जल्द ही शहर के लोगों को पता चल गया कि बच्चों और बूढ़ों के गायब होने के पीछे वही है, इसलिए उन्होंने उससे पूछताछ की। उसके दत्तक पिता भी सवाल पूछने वालों के साथ थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि अब वह बहुत ताकतवर हो गया है। तभी उसने पूरे शहर को मार डाला और भाग गया। वह ब्लडलाइन मंदिर के अंदर किताबें पढ़ता रहा और इसकी उत्पत्ति और रहस्यों के बारे में कुछ बातें पता की। पहली मंजिल पर सब कुछ देखने के बाद उसने दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की लेकिन चूंकि उसके पास पूरी ब्लड लाइन नहीं थी बल्कि चोरी की गई ब्लड लाइन थी इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसने आगे कहा, दक्ष अतीत की कहानियां सुनता रहा जो उसे बहुत दिलचस्प लगी। आखिरकार उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उससे कुछ नहीं छिपा रहा था। वह खुश था कि उसे इतनी सारी बातें पता चली इसलिए वह ऊपर नहीं जा सकता था। उसके पास पहले से ही पहली मंजिल के संसाधन और ज्ञान था। उसके लिए बसने और जनता पर शासन करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए था। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, यह काफी होना चाहिए था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे नहीं लगा कि यह काफी है। आप इसे लालच या ताकतवर बनने की प्यास कह सकते हैं लेकिन उसने फैसला किया कि उसे ऊपर जाना चाहिए। तभी उसे एक योजना सूझी। लोनकियान ने समझाया। दक्ष पूछने ही वाला था कि क्या योजना है लेकिन उसके पूछने से पहले ही लंकियान ने समझाना शुरू कर दिया। योजना इस वंश के और लोगों को खोजने की थी। यह आपके पूर्वज जैसे लोगों को खोजने की थी जिन्हें वंश विरासत में मिला था। समस्या ये थी कि उसने बिना कुछ पूछे आपके पूर्वज को पहले ही मार दिया था इसलिए उसे आपके पूर्वज के परिवार के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह जाकर उन सभी को मार सकता था ताकि अपने वंश का घनत्व बढ़ा सके लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका इसलिए उसने कुछ अलग योजना बनाई। लंगतियानो एक नकली रक्त रेखा मंदिर और एक नकली रक्त रेखा बनाई जिसमें उसकी अपनी रक्तर रेखा और आध्यात्मिक सार का एक निशान था। उसने इस रक्त रेखा के खून की एक बूंद को हजारों छल्लों में रखा। उसने इन हजारों छल्लों की संरक्षक आत्मा के रूप में जुन को भी बनाया। उसने असली रक्तर रेखा वाले व्यक्ति को खोजने के इंतजार में इन छल्लों को पूरी दुनिया में फेंक दिया। चूंकि ऐसा करने में उसने बहुत अधिक रक्त खो दिया था इसलिए वह गहरी नींद में चला गया जो हजारों वर्षों तक चली। उसने सोचा था कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो एक या दो असली उत्तराधिकारों को अंगूठी खोजने के लिए पर्याप्त समय होगा। अंगूठियां रहस्यमय तरीके से काम करती थी केवल तभी जब वारिस उन्हें छता वे काम करती थी। अगर कोई और व्यक्ति उन अंगूठियों को छूता था तो वे
उन्हें मार देती थी और पूरा निगल जाती थी। लंगटियानो वर्षों के दौरान कई लोगों को यह अंगूठियां मिली और कई लोगों को निगल भी गई, लेकिन असली उत्तराधिकारी नहीं मिला जब तक मैं नहीं आया। क्या ये सही है? रुको। फिर तियानो के विचारों को सुनने के बाद मैंने जो समझा उसके अनुसार उसे दर्पण से बाहर निकालने के लिए उसे मेरा उपयोग करना होगा। वह वहां कैसे फंस गया, या क्या ये था कि वह दिखावा कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम हूँ? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वह खुद भी यह नहीं जानती, उसे उसी ने बनाया है। वह अब भी सोचती है कि नशेन ही वंश का असली मूल है। अपने मन में वह मानती है कि नकली वंश मंदिर ही असली है। उसने सोचा कि उसने कुछ गलती की है और अपनी ही बनाई हुई चीज में फंस गया है, इसलिए उसे एक ऐसे वारिस की जरूरत थी जो मजबूत हो सके और उसे बाहर निकलने में मदद कर सके। वास्तव में तियाशेन वहां फंसा हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, क्योंकि जून बनाने के बाद सोने के बाद से वह ब्लडलाइन मंदिर में प्रवेश नहीं किया है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वह जागा है या नहीं। लंगटियानो बढ़ाया। दक्ष के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन वह भी इसे बर्दाश्त कर रहा था। अपने दिमाग में घटनाओं की समय रेखा बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर जून को मेरी ताकत बढ़ाने और शीशे के सामने जाने की क्या जरूरत थी? वह आदमी मुझे मारने के लिए पहले ही क्यों नहीं आ रहा है? उसने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा मानना है वह दर्पण वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये रक्त चूसने के लिए उसके द्वारा बनाया गया एक खजाना है। जैसे ही तुम मजबूत हो जाओगे और दर्पण को छुओगे, तुम्हारा सारा खून चूस लिया जाएगा और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दर्पण का असली उद्देश्य यही है। तियाशेन को इसके बारे में बताया जाएगा। वह बस नकली रक्त रेखा मंदिर में चल सकता है और दर्पण ले सकता है जिसमें उसकी जरूरत का सारा खून है। लोगटन ने समझाया। अब वह आपको क्यों नहीं मारता और आपका खून क्यों नहीं लेता? इसका कारण शायद यह है कि वह अनिश्चित है। वह चाहता है कि आप मजबूत बने ताकि आप अपनी वास्तविक रक्त रेखा को पूरी तरह से जागृत कर सके। यही वह चाहता है। इस बार वह एक अजागर रक्त रेखा नहीं चाहता, बल्कि एक पूरी तरह से जागृत रक्त रेखा चाहता है। इसलिए नकली रक्त रेखा मंदिर आपको एक शुरुआती बढ़त देने के लिए है। उसने आगे कहा। चूंकि जून को असली ब्लडलाइन मंदिर के बारे में पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं जिस मंदिर में परीक्षण के लिए जा रहा था वह नकली था। मुझे मिले सभी पुरस्कार नकली मंदिर से थे। दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। पुरस्कार असली थे? वे वही थे जो तियासेन ने असली रक्त रेखा मंदिर की पहली मंजिल पर पाए थे। उसने उन्हें आपके लिए नकली मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। लोन कियान ने कहा। रक्त रेखा को जागृत करना सबसे कठिन काम है, जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि अनादिकाल से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। कोई भी व्यक्ति वास्तविक रक्त रेखा मंदिर में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसका रक्त रेखा पूरी तरह से जागृत हो जाए। चूंकि तिनशेन एक ऐसा वेरिएंट था जिसने रक्त रेखा को चुराया था, इसलिए वह किसी तरह से प्रवेश कर गया, लेकिन वह भी दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। वास्तविक रक्त रेखा उत्तराधिकारी पूर्ण 100% रक्त रेखा को जागृत किए बिना प्रवेश नहीं कर सकते। पहली मंजिल पर सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसे धीरे धीरे रक्त रेखा को जगाने के तरीकों के बारे में पता चला, जो उसके लिए बेकार था क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपनी नकली रक्त रेखा चुरा ली थी। उसने उन तरीकों का इस्तेमाल किया और वारिस को जगाने के लिए आसान बनाने के लिए परीक्षण किए। यही कारण है कि नकली रक्त रेखा मंदिर के परीक्षणों को समाप्त करने के बाद आपकी रक्त रेखा ऊपर जा रही थी। यहाँ तक कि मैं भी हैरान हूँ कि वह इतना कुछ कैसे कर पाया। लोग तियानो बढ़ाया। उसकी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य था। तो मैं चीजों की बड़ी योजना में एक चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसका पूरा उद्देश्य एक सीढ़ी बनना था जो तियाशेन को दूसरी मंजिल तक ले जाती थी। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। यह देखने का एक तरीका है, लंकियान ने कहा। दक्ष देख सकता था कि वह जगह धीरे धीरे रोशनी से भर रही थी, या शायद उसकी आंखें अनंत अंधकार के अनुकूल हो रही थी क्योंकि वह अपने सामने किसी को देख पा रहा था। वो लंकियानो देख सकता था जो उसके जितना ही बुरा लग रहा था। तुम मेरी तरह दिखते हो। मैंने सोचा था कि तुम 10 साल की होगे। दक्ष ने धीरे से कहा। ओह, अब तुम देख पा रहे हो, यह अच्छी बात है। लंकियानो दक्ष ने बताया। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो। समाधान सरल है। मुझे बस अपने रक्त रेखा के पुनर्जागृत हो जाने के बाद दर्पण को छूने की आवश्यकता नहीं है। ये खाने के बाद बिना भुगतान किए भाग जाने जैसा है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जुन को तियाशेन के बारे में सच बता सकता हूँ क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसकी यादें भी झूठी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि वह मुझ पर विश्वास करेगी। उसने विलाप करते हुए कहा। एक मिनट रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम असली ब्लडलाइन मंदिर में हैं? तुमने ये भी कहा था कि जब तक मैं अपनी ब्लडलाइन को पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेता मैं असली ब्लड लाइन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर मैं अब यहाँ कैसे हूँ? उसने अचानक बोहे सिड़ाता तौर पर ब्लड लाइन मंदिर के अंदर नहीं है, ये सिर्फ वह स्थान है जहाँ चेतना रहती है। मैं यहाँ आने के बाद ब्लड लाइन मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप नहीं, आप यहाँ सिर्फ अस्थायी रूप से है। आप जल्द ही वापस चले जाएंगे, लंगटिया ने उत्तर दिया। दक्ष को ये स्पष्ट रूप से पता चला कि लंगटियानो पा रहा था। मैं यहाँ हूँ क्यों? तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? दक्ष ने सख्ती से पूछा। लंगटियानत दिखाई ये सोचकर कि क्या दक्ष को बताना ठीक रहेगा। कुछ
कुछ समय बाद उसने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ। तुम्हारे शरीर पर उसी का कब्जा है जिससे यह वंश शुरू हुआ है। वह शरीर की देखभाल कर रहा है, इसीलिए तुम यहाँ हो। उसके काम खत्म होने के बाद तुम वापस बाहर चली जाओगी। रक्तवंश की उत्पत्ति। असली रक्तवंश मंदिर का निर्माता जिसमें तियासेन भी प्रवेश नहीं कर सकता, वह कौन है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वह वास्तव में महान व्यक्ति है। जब मुझे पता चला तो मैं भी उन पर विश्वास नहीं कर सका। लोमतिया ने बड़बड़ा हुए कहा, क्या वह भगवान है? दक्ष ने हैरान होकर पूछा, आप उसे भगवान कह सकते हैं या आप उसे वह भगवान कह सकते हैं जिसने देवताओं को बनाया? आप उसे इस दुनिया का उद्गम भी कह सकते हैं। मैं खुद भी अनिश्चित हूँ कि उसका वर्णन कैसे करूँ। लोमतियानो है, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मेरे पास कोई दुर्लभ रक्तवंश हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छा इंसान मुझे बचाने आए। कोई भगवान किसी नश्वर के लिए नीचे नहीं आएगा, भले ही उसके पास उसका रक्तवंश क्यों न हो। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर वह अपने वंश के लोगों की इतनी गंभीरता से परवाह करता तो मेरे परिवार के सदस्यों में से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि वे सभी उसके वंश के थे। क्या मैं सही हूँ? उसने लन कबीले को नष्ट नहीं होने दिया होता। उसने आगे कहा, लन कबीला आपका परिवार नहीं है। मेरा मतलब है कि लन कबीले में कोई भी खून से आपका परिवार नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी सच्चाई जानते हैं। लंगतिया ने बड़बड़ा, यहाँ मुझे पता है। दक्ष ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा नहीं, हमारा नहीं। तुम भी मेरी उतनी ही हो जितनी मैं हूँ, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ जो उसमें प्रवेश कर गई है। शरीर और खून सिर्फ तुम्हारा था। और ठीक है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम ही मैं हो। लंगतियानो चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर थी। वैसे भी मैं भी उसके बारे में सारी बातें नहीं जानता। मैं सिर्फ ब्लडलाइन मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा था, क्योंकि मुझे ब्लडलाइन मंदिर का मास्टर स्पिरिट बनाया गया था। एक तरह से मैं वही हूँ जो नकली ब्लड लाइन मंदिर के लिए जुन है। मुझे कुछ चीजों की जानकारी है, लेकिन बस इतना ही, मैं भी सब कुछ नहीं जानता। उसने आगे का कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी असली माँ इस वंश की कोई सदस्य नहीं थी, इसलिए तुम्हें यह वंश तुम्हारे पिता से मिला। जहाँ तक तुम्हारे पिता का सवाल है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है या उनके साथ क्या हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि इस वंश का मालिक उन्हें बचाने के लिए उनके शरीर में क्यों नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसका एक अंश भी नहीं जगा पाए। दूसरी ओर तुम, उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आपने अपने रक्तवंश के एक बड़े हिस्से को जगा दिया है। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए उस नकली रक्त रेखा मंदिर को धन्यवाद देना चाहिए। भले ही इसे मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए बनाया गया था, फिर भी मैंने इससे बहुत कुछ हासिल किया और शायद मैं और अधिक हासिल करना जारी रखूंगा। दक्ष ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अपने आध्यात्मिक शरीर के हाथों को देखा था। हाँ, जो आपको नहीं मारता वह आपको मजबूत बनाता है। इस मामले में जो आपको नहीं मारता वह आपको तुरंत मजबूत बनाता है। लंकियान ने मजाक में कहा, मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। तो वह मेरे शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था, क्योंकि मेरी रक्त रेखा आंशिक रूप से जागृत थी। उसने पूछा, मैं यही सोचता हूँ, या तो ऐसा है या फिर वह आपके शरीर में उस दुश्मन की वजह से आया है जिसका आप सामना कर रहे थे। बाहर जो कुछ वे बात कर रहे हैं उससे लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, शायद इसीलिए वह प्रकट हुआ। लंगदयान ने विलाप किया। दक्ष ने इधर उधर देखा, लेकिन बाहर देखने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तुम बाहर कैसे देख सकते हो? असफल होने के बाद उसने पूछा। हाँ, परेशान मत हो, मैं इस रक्त रेखा मंदिर की मास्टर आत्मा हूँ, मैं हर समय बाहर देख सकता हूँ। इसी तरह मुझे पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम मैं नहीं हो। दूसरी, क्योंकि तुम सिर्फ एक चेतना हो जो अस्थायी रूप से यहाँ निवास कर रही हो। लटन ने उत्तर दिया, क्या जून भी देख सकती है? क्या उसे सच नहीं पता होगा कि कोई और मेरे शरीर को नियंत्रित करता है? दक्ष ने चौंक हुए पूछा, नहीं, वह भी नहीं कर सकती। नकली रक्त रेखा मंदिर का आपसे संबंध अस्थायी रूप से टूट गया है, क्योंकि उसने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया। हेलो, व्यान ने समझाया। तो जुन को यह नहीं दिख रहा कि बाहर क्या हो रहा है? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, उसे शक तो होगा कि क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं, शायद ये ज्यादातर अच्छा है, क्योंकि यह बहुत संभव है कि असली तिनसेन आपको नकली रक्त रेखा मंदिर के माध्यम से भी देख सकता है। यह अच्छा है अगर वह असली पेचीगियों को नहीं जानता है। लंगतिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी? मेरे जाने के बाद मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊंगा जब तक कि मैं अपने वंश को पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेता। दक्ष ने पूछा, शायद या शायद नहीं। लंगतिया ने उत्तर दिया, ओह, चूंकि मेरे पास अवसर है, इसलिए मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी आत्मा वास्तव में कहाँ से है? दक्ष ने पूछा। जुन को नहीं पता था कि दक्ष आधुनिक धरती से है। वह सोच रहा था कि क्या लंगतियानो वह एक असली रक्त रेखा मंदिर का हिस्सा था? तुम्हारा मतलब उस ग्रह से है जिसे तुमने पृथ्वी कहा था? मैंने तुम्हारी यादें देखी है। कसन के विपरीत मुझे तुम्हारे विचारों को पढ़ने में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि मैं रियल ब्लडलाइन मंदिर से हूँ, इसलिए मुझे पता है। ओह ठीक है, तुम एक चोर को रोकते हुए मर गए हैं।
है ना? लंकियान ने पूछा। हाँ ठीक है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। बेहतर दुनिया के लिए मरने के लिए आपको मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। लंकियान ने गहरी सांस लेने से पहले अपना सिर हिलाया। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत मूर्ख थे। तुम कैसे नहीं जानते थे कि एक चोर के पास हथियार हो सकता है? तुम्हें उसके पैरों पर नजर रखनी चाहिए थी, या कम से कम उसके हाथों पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम मरते नहीं एक भोले बच्चे की तरह, तुम्हें मरते देखना बहुत दर्दनाक था। अरे मैं लड़ाकू नहीं था, मैं मानता हूँ कि मैंने उस स्थिति को गलत तरीके से संभाला, लेकिन कम से कम आप मेरे इरादों की सराहना तो कर सकते हैं। दक्ष ने आह भरी, इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन आपको क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि जिस महिला का पस आपने बचाया था वह अपने पस के लिए किसी व्यक्ति को मरते हुए देखकर खुश होगी? आपको लगता है कि आपने उसकी मदद की, लेकिन उसके बाद उसे थेरेपी की आवश्यकता थी जो पस से भी अधिक महंगी थी। आपका परिवार भी था। आपको अगली बार पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। मदद करे, लेकिन उचित योजना के साथ मदद करे, लंगतिया ने उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता कि उसे थेरेपी की जरूरत है? मेरी याददाश्त में भी यह जानकारी नहीं है। क्या तुम देख सकते हो कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है? दक्ष ने संदेह से पूछा। उसके शब्दों से लंगदयान स्तब्ध रह गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरी दुनिया देख सकते हो? क्या यह उसी ब्रह्मांड में है जिसमें मैं वर्तमान में हूँ? इसके अलावा तुम उस जगह को कैसे देख सकते हो? दक्ष ने भौंसड़ा था कि लंकियान कुछ जानता होगा, लेकिन वह ठीक से नहीं बता रहा था। उसने पहले ही दक्ष को बहुत कुछ बता दिया था, अब वह क्यों छिप रहा था? पृथ्वी से जुड़ा रहस्य क्या था? दक्ष ने फिर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि बाहर कार्रवाई शुरू हो रही है, हम बाद में बात कर सकते हैं, मुझे आनंद लेने दो, लोनतिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। लोनतिया ने बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। यह स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा था, या बस विषय को अनदेखा कर रहा था। दक्ष ने उसे संदेह का लाभ देने का फैसला किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया, क्योंकि वह आखिरकार देख सकता था, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। वह केवल लंगतियानो अंधेरा था। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। तारक महत का उल्टा पास। तुम्हें बताने का समय नहीं है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर से सुला दूं, दक्ष ने जवाब दिया। मैं क्यों जाऊं? मैंने कष्ट सहना स्वीकार किया, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप नश्वर लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब आपने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया है तो मैं फिर क्यों कष्ट सहूं? मैं भी उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मैंने क्या बनाया और उसका क्या परिणाम हुआ, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपको देखकर जागता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? जूलियन ने कहा, क्योंकि उसकी आभा बढ़ने लगी थी। वे दोनों अंतरिक्ष के उस विशाल शून्य में तैर रहे थे जहां उनका आखिरी टकराव हुआ था। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे चला गया हो, मानो वे वापस वहीं पहुंच गए हो जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अगर तुम जागते नहीं रहो तो बेहतर है, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा बहाना क्या है। तुम्हें अनंत काल के लिए दंडित किया गया है। अगर तुम अब आत्मसमर्पण नहीं करते तो वही होगा जिसका तुम्हें डर था, और तुम्हारी रचना नष्ट हो सकती है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता कि उस समय के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम पहले की तरह मजबूत नहीं हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरी आत्मा को फंसाने और उसे कैद करने के लिए किया था, या ये कुछ और हो सकता है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास अब पहले जितनी ताकत भी नहीं है, जूलिया ने धीरे से कहा, और उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह जूलिया की असली गहराई देख पा रहा हो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी अपनी आत्मा पर लगे इन प्रतिबंधों के कारण अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हें तोड़ने में बहुत समय लगेगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे ऐसा नहीं करने दे देंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी लड़ाई अब इस ब्रह्मांड के भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सच है, मेरे पास ताकत नहीं है। जहां तक सटीक कारण की बात है तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ, कृपया सो जाओ, मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। दक्ष ने जूलिया के भावहीन चेहरे को देखते हुए कहा। जूलिया सहमत नहीं हुए और केवल उनसे हाथ मिलाया। अब तुम सो रहे होगे, उसने बुदा या चिंता मत करो, यह कोई सजा नहीं होगी। तुम बस हजारों साल तक सोओगे और एक बेहतर दुनिया में जागोगे, वह दुनिया जो मैं बनाऊंगा। फिर हम फिर से दोस्तों की तरह साथ मिलकर इसे देख सकते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली से वार किया। उसकी उंगली तलवार की तरह काम कर रही थी, जिससे अंतरिक्ष में विकृति पैदा हो रही थी। जैसे जैसे दरार लॉन्गवेन की ओर बढ़ती गई, अंतरिक्ष अलग होता गया। दरार 5 दिशाओं में विभाजित हो गई, मानो शाखाएं बन रही हो जो आगे 5 शाखाओं में विभाजित हो गई और दक्ष को घेरने लगी। अब तुम एक नश्वर शरीर में हो, पहले के विपरीत तुम बाहर नहीं निकल सकते। जब तक मैं तुम्हारे इस नश्वर शरीर को मिटाता रहूंगा तुम और भी कमजोर हो जाओगे। जूलियांग ने कहा, ओह, क्या तुम एक नश्वर को जानबूझकर मारने की धमकी दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं उस पर कब्जा कर रहा हूं? आगे बढ़ो, करो, दक्ष ने कहा और धीरे धीरे उन दरारों की ओर तैरने लगा जो जेल का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरा भरोसा था कि जूलिया जानबूझकर किसी की मौत का कारण नहीं बनेगा। जैसे ही वह उन स्थानिक दरारों के पास पहुंचा जो उसके शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने में सक्षम थी, दरार गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे जूलिया ने वास्तव में अंतरिक्ष को सामान्य स्थिति में वापस ला दिया हो। तुम अभी भी नहीं बदले हो। पहले तुमने मेरे खिलाफ हथियार के तौर पर नश्वर
का इस्तेमाल किया था और अब भी तुम वही कर रहे हो। शुलियांग ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन सिर्फ हल्कापन था। तुम भी नहीं बदले हो। अब जब हम इस बारे में सोचते हैं तो नश्वर लोग तुम्हारे बच्चे हैं। तुम पहले नहीं चाहती थी कि वे मरे और तुम वही हो। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। आप जानते हैं आपकी अनुपस्थिति में नश्वर लोग बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। ये वैसा ही था जैसा आपने कहा था। आपने उन्हें क्षमता दी जिसका उपयोग उन्होंने महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए किया। उनमें से कुछ तो अमर बनने में भी कामयाब रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह वाकई गलत था। मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए थी। तुमने जो किया वह गलत नहीं था और यह बात मुझे बहुत समय बाद समझ में आए। मैं नश्वर लोगों से बहुत कुछ सीखने में कामयाब रहा। जीवन की छोटी सी अवधि के बावजूद वे बहुत जीवंतता से जीते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे और इस दुनिया को बेहतर के लिए बदल दिया है, उसने कहा और जूलिया के करीब चला गया। क्या हम सब कुछ पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? तुम्हारे बिना दुनिया को बढ़ते देखना कितना अकेलापन भरा था। क्या हम वापस वैसे ही हो जाए जैसे हम थे? हम पहले की तरह ही फैसले ले सकते हैं और इस दुनिया को और भी बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं? दक्ष ने पूछा। उनके पास का स्थान किसी तरह अलग था। दक्ष के पीछे का स्थान गहरा दिख रहा था जबकि शूली आंख के पीछे का स्थान हल्का दिख रहा था, मानो शूलाक सूर्य की भूमिका निभा रहा हो। क्या तुम सच में मेरे कामों को समझ रहे हो? क्या तुम सच में साथ काम करने को तैयार हो? शूलिग ने चौंक हुए पूछा। हाँ, जब तक आप मुझे माफ कर देंगे और वादा करेंगे कि हम मनुष्यों के मामलों में दखल नहीं देंगे, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जूलिया स्पष्ट रूप से स्तब्ध था लेकिन वह खुश था। उसे उससे स्वीकृति मिल गई थी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह गलत नहीं था। अगर वे दोनों दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? जूलियांग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभर आए। मैं स्वीकार करता हूँ, जूलियांग ने बड़बड़ा हुए कहा। चलो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नश्वर लोगों की यादें भी है ना? नश्वर लोगों में एक परंपरा है कि वे अपनी सारी बुरी भावनाओं को भूलने के लिए गले मिलते हैं। दक्ष ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। यह बहुत ही आकर्षक है। जूलियांग ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह सब उसी गाँव में हो रहा है जहाँ जूलिया रहता था। वह दक्ष को लगाने के लिए उसके करीब गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी दक्ष के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान उभरी। अल्पविराम दक्ष और जूलियन ने एक दूसरे को गले लगाया। दक्ष के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान दिखाई दी। दक्ष के हाथों में अंधेरा इकट्ठा होने लगा जिसने जल्द ही एक छोटे चाकू का रूप ले लिया। मुझे सचमुच बहुत खेद है, दक्ष ने धीरे से कहा। ये ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए बेहतर काम कर सकते हैं। जूलिया ने शब्दों को गलत समझते हुए कहा। वह जल्द ही दक्ष को अपने आलिंगन से मुक्त करने के लिए पीछे हटा लेकिन तभी उसके होठों से एक घुराहट निकली। उफ! वो दर्द से चिल्लाया। चाकू उसकी पीठ में ठीक उस जगह घोंपा गया जहां उसका दिल होना चाहिए था। चाकू के अंधेरे ने जूलिया के दिल पर वार कर दिया। तुम! जूलिया गुस्से में दहाड़ा जैसे उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने दक्ष को पीछे फेंक दिया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि दक्ष 500 मीटर पीछे उड़ गया। इससे पहले कि वह रुक पाता उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से भी अस्त व्यस्त थे। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। जूलिया की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। चाकू अभी भी उसके सीने घुसा हुआ था। तुम हार गए। आहू आहू मेरे दोस्त, तुम हार गए, दक्ष ने कमजोरी से चिल्लाते हुए कहा और उसके मुंह से खून निकल आया। मैं मर नहीं सकता, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने खुद को उजागर कर दिया। तुम जीने के लायक नहीं हो। खुलेआम झूठ बोलना, नश्वर लोगों के साथ खेलना और विश्वासघात करना, तुम ही हो जिसने अपना रास्ता खो दिया है। मैं नहीं, जूलियांग ने कमजोरी से कहा। वह भी कमजोर महसूस कर रहा था। क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें जो सजा दी है वह इतनी आसान होगी? जब तुमने विरोध करना बंद कर दिया और मुझे सजा देने दिया तो मैंने न केवल तुम्हारी यादों को सील कर दिया, मैंने तुम्हारी आत्मा को भी जंजीरों में जकड़ दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुम पर एक श्राप भी लगा दिया, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। जूलिया के पीछे की चमक धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। कौन सा अभिशाप? शूलियांग ने पूछा, लेकिन वह और कमजोर होता गया। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। धीरे धीरे वह गायब होने लगा। अनंत मृत्यु का अभिशाप। तुम सच्चे अमर हो जो कभी नहीं मर सकते, लेकिन इस अभिशाप के साथ तुम अनंत मृत्यु को झेल सकते हो। भले ही तुम अपने शुद्धिकरण से बच निकलने में कामयाब हो जाओ और फिर से बाहर निकलो, तुम्हारी यादें चली जाएंगी, वे फिर से बंद हो जाएंगी और इस बार मेरा खून तुम्हें भागने में मदद नहीं करेगा। दक्ष ने जूलिया के गायब होते शरीर को देखते हुए कहा, टूटी हुई आत्मा की जंजीरें अभी भी टूटी रहेंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपनी यादों के बिना अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिन्हें पुनः प्राप्त करना और भी कठिन होगा। आप जितनी अधिक बार मरेंगे, आपकी यादों को पुनः प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। उन्होंने आगे कहा, इस बार तुम जीतोगे, भले ही ये किसी योजना के तहत हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता
चाहता हूँ, अगली बार जब मैं जागूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अमर शरीर में हो या नश्वर, तुम मरोगे भले ही मुझे इस दुनिया को खत्म करना पड़े। जूलिया की आवाज गायब होने के बाद भी अंतरिक्ष के विशाल शून्य में गूंजती रही। जल्द ही वहां सामान्य अंधकार और शांति लौटा। लंबी और अच्छी नींद लो पुराने दोस्त, मुझे हर चीज के लिए खेद है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है वही रहो और जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए बाहर मत आना, नहीं तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा वही हसरत जो मेरा हुआ। दक्ष ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। वह शीघ्र ही उस स्थान की ओर वापस उड़ने लगा जहां से वह आया था। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। जमीन पर वापस आकर बलिया अभी भी कोने में खड़ी सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या था। साम्राज्य के दूत भी वहां थे। दोनों प्राणी आकाश में उड़ने के बाद समय में जम गए थे, लेकिन जूलिया के गायब होने के बाद वे मुक्त हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि पूरी जगह खाली थी। जो दो लोग लड़ रहे थे वे वहां नहीं थे, वे गायब हो गए थे। यहाँ तक कि वह बच्चा जो भगवान जैसा लगता था गायब हो गया। कोई दबाव या कुछ भी नहीं था। वह तलवार बहुत दिलचस्प लगती है, ये सामान्य लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी ने उसे लड़के के हमलों से बचाया था। मुझे देखना है कि क्या ये वास्तव में कुछ खास है, उसने पास आते हुए कहा। वूलिया उस काली जंग लगी तलवार के करीब गया जो उस जगह पड़ी थी जहां दक्ष गिरा था। अरे बच्चे, उस जगह से दूर रहो, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए पैसे देने की जगह नहीं है। जैसे ही वूलिया युद्ध स्थल के करीब पहुंच रहा था साम्राज्य के लोगों ने उसे रोक दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी हड्डियां टूटे तो दूर रहो, लिमे ने वूलिया को धमकी दी। वूलिया ने उसे धीरे से देखा और फिर मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया, वह रुका नहीं और चलता रहा। रुको, फुमिन ने पूरी गंभीरता से कहा, क्योंकि वह एक बच्चे को उनकी आज्ञा की अनदेखी करते देख क्रोधित हो गया था। आप लोग मुझे मेरी शक्तियों का उपयोग किए बिना कुछ भी करने नहीं देंगे, जो भी हो, वूलिया ने हाथ ताली बजाते हुए कहा। जैसे ही उसने ताली बजाई उसके आसपास का समय रुक गया। फुमिन और अन्य लोग भी रुक गए। सच्ची शांति, अब ये बेहतर है, वूलिया ने धीरे से कहा और स्टॉप की ओर चलता रहा। वह समय की तलवार के ठीक सामने रुक गया। ये बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं दिखता है, लेकिन यदि वह संत तलवार के स्थान पर इसका उपयोग कर रहा है तो इसमें अवश्य ही कुछ विशेष बात होगी। उसने तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उसका हाथ तलवार को छूने वाला था वह रुक गया, क्योंकि उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुझे नहीं लगता कि यह आपका है ना, वूलिया ने अपने पीछे से एक आवाज आती सुनी। वह रोका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दक्ष वहीं खड़ा था। तुम वापस आ गए, तुम कहाँ गायब हो गए थे और बच्चा कहाँ है? वूलिया ने जूलियन के ठिकाने के बारे में सोचते हुए पूछा। वह वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, क्या तुम उसे छोड़कर चले जाओगे अगर मैं गंभीर हो जाऊं? दक्ष ने पूछा। मुझे आपसे संबंधित मामलों में इस तरह खुले तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उस तलवार के पीछे का रहस्य जानना चाहता हूं तो मुझे ये जानना होगा, वूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दक्ष की ओर उड़ चला, लेकिन तभी कुछ घटित हुआ। उसने देखा कि दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आसपास का माहौल बदल गया है। वह पहले शहर में खड़ा था, लेकिन अब वह रेगिस्तान में था। जहां तक उसकी नजर जाती थी शहर का कोई नामो निशान नहीं था। अभी क्या हुआ? वूलिया असमंजस में बुदबुदा, या उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गए। अभी क्या हुआ? बलिया ने सोचा, क्योंकि वह खुद को उस स्थान से बहुत दूर पा रहा था जहां उसे होना चाहिए था। उससे ये भी नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। वह सिर्फ इतना देख पा रहा था कि वह उसी महाद्वीप पर नहीं है। उसने टेलीप करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा हुआ था। यह अस्थायी या स्थायी हो सकता था, उसे नहीं पता था कि यह क्या था। शहर में वापस आकर जब वूलिया गायब हो गया तो साम्राज्य के लोग समय की पाबंदी से मुक्त हो गए। फुमिन उस जगह देख रहा था जहाँ पहले वूलिया खड़ा था। तभी उसे वहाँ दक्ष दिखाई दिया। आज सब कुछ बहुत उलझन भरा था। पहले तो उसने देखा कि दक्ष और शूलिग वहाँ थे, फिर वे दोनों वहाँ नहीं थे, जैसे कि वे पहले भ्रम में थे। फिर उसने वूलिया को देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गई और दक्ष फिर से वहां दिखाई दिया। उसने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और दक्ष को चेतावनी दी, वहीं रुक जाओ, तलवार को छूने की हिम्मत मत करना, हम साम्राज्य से हैं और तुम गिरफ्तार हो। अपना हाथ उठाओ और पीछे हटो। दक्ष ने उन्हें लापरवाही से देखा और फिर आह भरी उसने उन्हें अनदेखा किया और काली तलवार उठा ली। ये देखकर फुमिन क्रोधित हो गया। उसने दक्ष पर हमला किया, उसके पैरों को निशाना बनाया। वह दक्ष के पैरों को काटना चाहता था, लेकिन उसे जीवित छोड़ना चाहता था ताकि उसे सम्राट के सामने पेश किया जा सके। दक्ष सावधान। जीशान दक्ष की ओर दौड़ते हुए आया और उसे हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी। दक्ष को हमला होते हुए दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने जीशान की तरफ देखा और मुस्कुराया। हमला होने से पहले ही वह गायब हो गया। जीशान भी उनके साथ गायब हो गया। वे दोनों एक अनजान जगह के खाली कमरे में प्रकट हुए। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? जीशान ने पूछा, लेकिन उसे केवल एक ही उत्तर मिला। दक्ष ने अपने होंठ खोले और धीरे से कहा, सो जाओ। उस शब्द ने चमत्कार की तरह काम किया, क्योंकि जीशान तुरंत सो गया और जमीन पर गिर गया। जीशान
के सो जाने के बाद दक्ष ने आखिरकार अपना साहस दिखाया और फिर से खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। आह, कैसे शक्तिशाली गिर गए। वह देख सकता था कि मैं उतना मजबूत नहीं था। मुझे खुशी है कि उसने सच्चाई नहीं देखी। उसने अपने होठों से खून पूछते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम वहां शांतिपूर्ण समय बिताओ मेरे दोस्त। दुनिया बहुत बदल गई है और यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें इसका खामियाजा नहीं भुगतने दूंगा। वह पीला पड़ गया था, मानो वह पहले से ही कठिन समय से गुजर रहा हो। वह कमरे की छत की ओर देखता रहा, फिर उसकी लाल आंखें फिर से सुनहरी हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। तरान कंतारा 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 कन अंधेरे स्थान में वापस लोग दयान अभी भी अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, जबकि दक्ष जवाब सुनने और यह जानने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। लंतिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यह खत्म हो गया है। वह बुदबुदा आया, क्या हुआ, क्या खत्म हो गया। दक्ष ने पूछा, लड़ाई खत्म हो गई है। मुझे लगता है तुम जीत गए हो। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। लंकियान ने धीरे से कहा, रुको, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें मेरी जमीन के बारे में कैसे पता चला। दक्ष ने जल्दी में कहा, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, बहुत देर हो चुकी है। अगली बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके अलावा और तिया शेन से सावधान रहना, चीजों को बहुत हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वह फिर से तुम्हारी मदद करेगा, बस सावधान रहना। लंतियानो हुए कहा। दक्ष ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ अंधकार में हो गया। दक्ष आखिरकार कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मानो हजारों आंखें उसकी नसों पर वार कर रही हो। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपनी उंगलियां हिला सकता है, लेकिन यह अत्यंत दर्दनाक था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की जो दर्द कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस किया। उसने अपना चेहरा पोंछा और अपने हाथों को देखा, लेकिन पाया कि वे खून से लथपथ थे। दर्द की परवाह न करते हुए वह उठकर बैठ गया। सबसे पहला काम जो उसने किया वह ये था कि उसने नकली दुनिया से मिंग लैन को बुलाया। मंगलन नकली दुनिया की अंगूठी से बाहर आए। सबसे पहले उसने जीशान को देखा जो बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसने चारों ओर देखा और जल्द ही दक्ष को देखा, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन मृत्यु की लड़ाई से गुजरा हो। उसके शरीर का एक इंच भी हिस्सा सुरक्षित नहीं दिख रहा था। चारों तरफ घाव थे, उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। वह दौड़कर उसके पास गई। इस बीच दक्ष ने पहले ही एक जीवन चिकित्सा गोली खा ली थी जो उसके शरीर को ठीक कर रही थी। अजीब बात यह है कि उसकी मदद जितनी होनी चाहिए थी उसकी तुलना में बहुत धीमी थी, गति बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान्य घाव नहीं थे जो किसी व्यक्ति को युद्ध के दौरान लग सकते हैं, बल्कि कुछ और थे। क्या हुआ, मंगलन ने दक्ष से पूछा और वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने कब्रों से उसका चेहरा पोंछ जो खून से लथपथ था। कुछ नहीं हुआ, मुझे बस किसी से लड़ना था। चिंता मत करो, ये जितना है उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है। दक्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जब मिंगलन उसके चेहरे से खून पहुंच रही थी तो उसने उसे दिलासा दे देने के लिए मुस्कुराहट बरकरार रखी कि यह गंभीर नहीं था। मैं देख सकती हूँ कि यह कितना गैर गंभीर है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मंगलन ने आह भरते हुए कहा। उसके शरीर से खून पहुंचने के बाद उसने उसके कपड़े बदलने में भी मदद की। सौभाग्य से उसके बाहरी घाव अब तक ठीक हो चुके थे, इसलिए वह ये नहीं देख पाई कि वह कितना गंभीर था। दक्ष सीधा खड़ा होने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। अगर वह दिखावा नहीं करना चाहता था तो वह पहले ही जमीन पर गिर गया होता, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। जूलियान कहाँ है, उसने दक्ष को कपड़े पहनाने के बाद अचानक पूछा। जूलियान को दक्ष ने आंखें मनते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि बच्चा असल में कहाँ था। क्या वह बच्चा था भी, उसे इस बात का भी यकीन नहीं था। आखिरी क्षण में बच्चे से जो शक्ति और आभा निकल रही थी वह स्वर्ग के देवताओं से कम नहीं थी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग से एक शक्तिशाली प्राणी का सामना कर रहा है। भले ही उसने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने का फैसला किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इससे उसे जीतने में मदद मिलेगी या नहीं। अल्पविराम, हाँ, क्या वह सुरक्षित है, मिंगल ने दक्ष से पूछा, ये सोचकर कि क्या उसे चोट लगी है। उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ कि यह सब उसकी वजह से शुरू हुआ था। दक्ष के चोटिल होने का एकमात्र कारण ये था कि उसे जूलिया से लड़ना पड़ा था। वह चला गया, वह ताकत हासिल करने के लिए अपनी यात्रा पर जाने की बात कर रहा था। मैंने उसे जाने दिया। दक्ष ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि यह बेहतर था। वह इस बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता था कि उसे एक बच्चे से कैसे लड़ना पड़ा और वह कैसे बर्बाद हो गया। वह चला गया। मंगलन ने संदेह से पूछा, हाँ, हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, शायद इसलिए क्योंकि वह हमारे विपरीत दिशा में जा रहा है। दक्ष ने आभरते हुए समझाया, हमारा अपना एक रास्ता है जो उससे अलग है। समझाने के बाद दक्ष बैठ गया और अपने पैरों को आराम देने लगा। उसने अपने शरीर को आराम दिया। मिंग लैन ने जीशान को देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। वह बेहोश है, लेकिन उसे चोट नहीं लगी है। मैंने पहले ही जांच कर ली है, चिंता मत करो, दक्ष ने मंगलन से कहा। जब उसने उसे चिंतित देखा, मंगलन ने अपना सिर हिलाया और दक्ष के पास
बैठ गई। लानिर, क्या तुम बाहर देख सकती हो कि हम कहाँ हैं? दक्ष ने उससे पूछा, क्योंकि उसने कुछ दूरी पर खिड़की देखी थी। मंगलन ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। वह खिड़की की ओर चली गई और बाहर देखने लगी। अल्पीराम मिंगलैन ने जो कुछ देख उसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी कस्बे में हैं। इमारतें शहर की तुलना में बहुत कम भव्य हैं, लोगों के कपड़े भी अलग तरह के हैं, तो हम कहीं और टेलीप हो गए हैं। यह अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद उसने सोचा होगा कि हमारे लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। बुरा नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, ये समझते हुए कि यह उसी का काम था जो उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। आप वापस आ सकते हैं, काम पर जाने से पहले हम थोड़ी देर आराम कर ले, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। मिंगलैन भी उसके पास बैठ गई। वह अपना सिर उसके कंधे पर रखने ही वाली थी, लेकिन उसने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे चोट लग सकती है। वह सीधी बैठी रही और उसे देख रही। दक्ष को नींद आने में सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। उसे आखिरकार ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी चीजें होने के बाद अब वह आराम कर सकता है। मिंगलैन सोई नहीं, मानो वह उसकी रखवाली कर रही हो। जीशान के जागने में 2 घंटे और लग गए। जीशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ दक्ष, उसने आश्चर्य से कहा। जब उसने दक्ष को सोते हुए देखा, वह ठीक है, बस सो रहा है। मिंगलैन ने उसे समझाया, हम पर हमला हुआ था, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? जीशान ने खड़े होकर सोचा। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे शहर में कहीं दुश्मनों से बचने के लिए छिपे हुए हैं? क्या बिल्ली है? वह ये जानकर दंग रह गया कि वे वहां नहीं थे। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग दिख रहा था। घनी आबादी वाले शहर के बजाय लग रहा था कि वे एक उजाड़ कस्बे में रह रहे हैं। हम कहाँ हैं? उसने मिंगलन से पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसे भी पता होगा, क्योंकि उसने मुझसे भी ऐसी ही बात पूछी थी। मंगलन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि उसने आखिरी क्षण में उसे एक यादृच्छिक स्थान पर लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जागने के बाद उसे यह जानने की आवश्यकता होगी कि हम हैं। जीशान ने दक्ष को देखते हुए कहा, मैं बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ हैं। शायद मुझे कुछ नक्शे भी मिल जाए। तुम यहीं रहो और उसकी रक्षा करो, मैं अभी वापस आता हूँ, उसने आगे कहा और फिर बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर चल दिया। वह कमरे से बाहर निकलकर नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था कि इमारत में कोई नहीं है, मानो वह एक सुनसान इमारत हो। जी इमारत से बाहर निकले और सड़कों पर लोगों को ढूंढने की कोशिश की, जो ज्यादातर खाली थी। ऐसा लग रहा था कि शहर में शायद ही कोई हो या फिर बाहर कोई नहीं था। जीशान एक घर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे सड़कों पर कोई नहीं मिला। उसने दरवाजा खटखटाया, जल्द ही दरवाजा खुल गया। अल्पीराम, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और जीशान को देखा। हाँ, उसने पूछा, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं यहाँ नया हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हम कहाँ हैं और मुझे यहाँ नक्शा कहाँ मिल सकता है? जीशान ने बुढ़िया से पूछा। ओह, मैं सोच रही थी कि हमारे पुराने शहर को नया चेहरा क्यों मिलेगा, तो तुम अपना रास्ता भूल गए हो। ये देश में इसका परित्यक्त शहर है, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहते। जो लोग यहाँ रहते वे भी धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, बोली औरत ने आ भरते हुए अपनी परेशानी बताई। चूंकि जीशान को इस शहर की भलाई या यहाँ की समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने विस्तार से कुछ नहीं पूछा। उसने अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखा। क्या मुझे नक्शा मिल सकता है, या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम निकटतम राज्य से कितनी दूर है? उसने पूछा। आपको यहाँ कोई नक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि आप उस दिशा में जाएंगे तो आप निकटतम राज्य पा सकते हैं। 3 दिन चलने के बाद आप शाही शहर तिया में साम्राज्य तक पहुँच जाएंगे, उसने जीशान से कहा। 9 राज्य और हम जहाँ थे उसके बीच 2 राज्य थे। अगर ये 3 दिन की दूरी है तो हम लगभग वहीं होंगे, उसने सोचा। जब उसे अपनी अनुमानित स्थिति का पता चला, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, उसने वापस मुड़ने से पहले बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। जीशान उस परित्यक्त इमारत में वापस चली गई जहां दक्ष और मिंगलैन रह रहे थे। जब वह चल रहा था तो उसे पीछे से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। उनके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वे डाकू हैं, तो यही कारण है कि सड़कें खाली हैं। वे इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस शहर में कोई किसान नहीं है, शायद इसीलिए वे डरकर शासन करते हैं। उसने डाकुओं को देखते हुए बुदा लड़ाई की इच्छा न रखते हुए जीशान डाकुओं को जाने देने के लिए सड़क के किनारे चले गए। मालिक, ये तो नया आदमी लगता है, डाकुओं में से एक ने आगे चल रहे व्यक्ति से कहा। हाँ, वह नया लड़का लग रहा है, वह यहाँ कैसे आया? प्रवेश और निकास द्वार पर हमारे लोग हैं, कोई कैसे अंदर आ सकता है? एक अन्य डाकू ने समझाया। अल्पीराम, जीशान उनकी बातचीत सुन सकता था, लेकिन उसने तब तक उनकी बात अनसुनी की जब तक उसने प्रवेश और निकास द्वार बंद होने के बारे में नहीं सुन लिया। चूंकि वे यहाँ टेलीप हुए थे, इसलिए रुकावट उनके लिए मायने नहीं रखती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह उन्हें संदिग्ध बना देगी। जीशान को एहसास हुआ कि वे शायद उससे पूछताछ शुरू कर देंगे, जिससे मामला और भी उलझ जाएगा। वह बेवजह झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना सोचना शुरू कर
दिया तुम वहां रुको, डाकुओं ने जीशान से पूछा, क्योंकि उन्होंने उसके सामने घोड़ों को रोक दिया था। जीशान रुक गया और अपनी नजर उठाकर उनकी ओर देखने लगा। हाँ, उसने पूछा, तुम कौन हो और हमारे शहर में क्या कर रहे हो? डाकुओं के सरदार ने जीशान से पूछा, मैं तो बस एक भटकता हुआ साधक हूँ जो अपना रास्ता भूल गया है। मैं यहाँ न में साम्राज्य का स्थान खोजने आया हूँ। जीशान ने समझाया, तुम शहर में कैसे घुसे जबकि हमारे प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षाकर्मी है? इसके अलावा अगर तुम न में साम्राज्य का रास्ता खोज रहे थे तो तुमने सुरक्षाकर्मियों से क्यों नहीं पूछा और अपने रास्ते पर क्यों नहीं चले गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम कौन हो? जीशान की कहानी में समस्याएं देखकर डाकुओं के सरदार ने आश्चर्य से कहा। जीशान को पता था कि उसके जवाब से यह सवाल सामने आ सकता है, इसलिए उसने पहले से ही इसका समाधान सोच लिया था। मैं प्रवेश द्वार से अंदर नहीं आया, मैं दीवारें फाँद कर आया, क्योंकि मैं प्रवेश द्वार खोजने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपके पहरेदार को नहीं देखा। अगर मैंने उन्हें देखा होता तो मैं अब तक अपने रास्ते पर निकल चुका होता, वरना मैं इस भूतहा शहर में क्यों भटक रहा होता? उसने जवाब दिया। डाकुओं को उसका स्पष्टीकरण उचित लगा। तो तुम्हें अभी भी न में साम्राज्य का रास्ता नहीं मिला? डाकुओं ने पूछा। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता, कृपया मुझे रास्ता बताएं ताकि मैं जा सकूं। जीशान ने उत्तर दिया। राम, डाकू सरदार ने हाथ हिलाकर सहमति जताई। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें तिया में राज्य जाने की जरूरत है। तुम्हारे कपड़ों से मैं देख सकता हूँ कि तुम अमीर हो, मैं तुम्हें वहाँ पैदल नहीं जाने दूंगा, ये तुम्हारे पैरों के लिए अच्छा नहीं होगा, डाकू सरदार ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए। जीशान उनके चेहरे पर उनके इरादे साफ देख सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि तुम इतने अमीर हो तो क्यों ना तुम हमें अपनी स्टोरेज रिंग लेने दो, तुम यहाँ सो सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सामान का ख्याल रखेंगे, डाकुओं के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दूसरे डाकू की तरफ देखा। अन्य डाकू अपने घोड़ों से उतरकर राव में अंदाज में हंसने लगे। आह, क्या यही वह रास्ता है जिसे आप सभी ने चुना है? जीशान ने आह भरते हुए पूछा। डाकुओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। तुम्हारी मौत का रास्ता? हाँ, हमने वही चुना है। तुम्हें लगता है कि मेरे मरने का रास्ता तुम्हारे पास है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैं वास्तव में लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। अगर तुम सच में इस चीज को उड़ाना चाहते हो और मुझे लूटना चाहो तो तुम सिर्फ अपने आप को दोषी ठहरा सकते हो, जीशान ने भारी स्वर में कहा और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकाली। और तुम भी एक साधक हो? डाकुओं के सरदार ने तलवार को देखते ही कहा। पहले उसे नहीं लगा था कि जीशान एक साधक है, लेकिन जब उसने तलवार पकड़ी तो उसे लगा कि वह एक साधक को देख रहा है। क्या अब भी इससे कोई फर्क पड़ता है? जीशान ने सहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, चूंकि तुम एक कल्टेटर हो इसलिए तुम्हारे पास अपने स्टोरेज रिंग में और भी बेहतर चीजें हैं, डाकुओं के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग एक साथ हमला करो। उसने अभी भी जीशान की पहचान खोजने में ज्यादा प्रयास नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक शक्तिशाली कल्टेटर बिना किसी नक्शे के अकेले आगे बढ़ सके। इसका मतलब सिर्फ यही है कि वह आदमी सिर्फ एक पुच्छ व्यक्ति था। सभी डाकुओं ने एक साथ जीशान पर हमला कर दिया। तारांकित फैला दी, मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, उसने उसके सिर को सहला हुए कहा। जीशान कहाँ है? दक्ष ने उलझन में पूछा। मंगलन ने खड़े होकर उसे समझाया। वह कुछ देर पहले ये पता लगाने के लिए बाहर गया था कि हम कहाँ हैं, उसे जल्दी ही वापस आ जाना चाहिए, उसे गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ओह, दक्ष खिड़की के पास गया और बाहर की ओर देखने लगा। ये जगह खतरनाक नहीं लगती? मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पीछे मुड़ा और मिंगलैन को देखने लगा। क्या तुम भी झपकी लेना चाहती हो? मैं निगरानी रख सकता हूँ, उसने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मिंगलैन ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, चलो फिर बाहर चलते हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे, दक्षिण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वे एक साथ बाहर चले गए। वह जीशान को तेजी से ढूंढने के लिए शहर से गुजरते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार कर रहा था। रास्ते में उन्होंने सर्प सम्राट को भी बुलाया, क्योंकि वह अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। हाँ, तो तुमने आखिरकार इस राजा को बुला ही लिया। तुम जिस बर्दी का इस्तेमाल कर रहे थे उसका क्या हुआ? क्या तुम उससे थक गए हो? सांप सम्राट ने बाहर आते ही कहा। ठीक है, मैं उसे बाहर बुला लूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम वापस जा सकते हो। अरे अरे रुको, ये राजा अंदर बोर हो रहा था, मुझे बाहर ही रहने दो। इस दुनिया को इस सम्राट की असली महिमा देखने की जरूरत है। तुम उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं करवा सकते। उनकी भलाई के लिए मैं तुम्हें मेरे साथ बाहर आने की अनुमति देता हूँ, सांप सम्राट ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह वापस जाने को तैयार नहीं था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें वापस जाने में डर लग रहा है? अंदर क्या हुआ? दक्ष ने उसे संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? बातें बनाना बंद करो। ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि इस राजा का वहाँ सम्मान नहीं किया जाता, सांप सम्राट ने बिना पूछे ही खंडन
खंडन कर दिया। आह, तो यही बात है, तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सांप सम्राट के सिर को सहला। इस बच्चे को राजा की तरह समझना बंद करो। अहम, मेरा मतलब है इस राजा को बच्चे की तरह समझना बंद करो, सांप सम्राट ने घबराते हुए कहा। तुम ही बच्चे हो अल्पविराम, तुम वह बच्चे हो, सांप सम्राट ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष सिर्फ व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकता था, वह समझ सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। पिछली बार ओरियन ने स्नेक सम्राट को हराया था। स्नेक सम्राट पहले ही शासक का खिताब छोटी बर्फ से हार चुका है और अब उसने ओरियन से दूसरे सबसे मजबूत का खिताब भी खो दिया है। चाहे वह कितना भी कहे कि अमीर लोग अन्याय है, फिर भी उसे पता था कि वह हार चुका है। खुद को इस तरह देखकर दक्ष को यकीन हो गया कि वह अंदर से परेशान और शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वह इतना घमंडी है। यद्यपि सर्प सम्राट एक बेशर्म शेखी बारने वाला व्यक्ति था, फिर भी वह इतना बेशर्म नहीं था कि इस बात से प्रभावित न हो। दक्ष को सांप सम्राट के लिए कुछ बुरा महसूस हुआ। मैं तो बस मजाक कर रहा था, बेशक मेरा सबसे मजबूत जानवर कोई बच्चा नहीं हो सकता, उसने सांप सम्राट को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, जब तक तुम समझते हो तब तक यह अच्छा है। इस सम्राट के अधीन तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बस मेरे प्रति वफादार रहो और मेरी बात सुनो। सांप सम्राट ने गर्व से कहा। आप चलो, बड़े हो जाए, हमें अपने रास्ते पर चलना होगा, हम पहले ही देर हो चुकी है, हमें जीशान को लेकर निकलना होगा। दक्ष ने समझाया। हम, वह छोटा सा इंसान वापस आ गया है, ठीक है, चूंकि तुम मेरे भरोसेमंद अनुयायी हो इसलिए मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, सांप सम्राट ने कहा। क्योंकि वह बड़ा होने लगा था, यह इतना बड़ा हो गया कि 5 लोगों को आसानी से ले जा सकता था। हालांकि उसे केवल 3 लोगों को ले जाने की जरूरत थी, क्योंकि वह उत्साहित था। पहले उसे लगता था कि वह ओरियन और लिटिल स्नो की वजह से यहाँ सबसे मूल्यवान जानवर नहीं था, लेकिन दक्ष द्वारा उसकी प्रशंसा करने के बाद वह फिर से अपनी पुरानी लय में आ गया। दक्ष मुस्कुराया और अपनी कार्रवाई के साथ सफल होने से प्रसन्न हुआ। वह मिंग लैन की ओर मुड़ा, उसने अपना दाहिना हाथ उसके घुटनों के नीचे और बायां हाथ उसकी पीठ पर रखा और फिर उसे उठा लिया। वह हवा में ऐसे चलने लगा जैसे वह सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो जो वहां थी ही नहीं। आकाशीय क्षेत्र ने उसे हवा में चलने की क्षमता दी, भले ही उसने उसे उड़ने की अनुमति नहीं दी। दक्ष सांप सम्राट के ऊपर चला गया और मिंग लैन को नीचे रख दिया। वे दोनों बैठ गए। शहर के ऊपर से उड़ो, हमें जीशान को ढूंढना है, दक्ष ने आदेश दिया। हाँ, उसे ढूंढो। क्या तुमने फिर से उस छोटे जानवर को खो दिया? ठीक है, ये शक्तिशाली प्राणी तुम्हें उसे खोजने में मदद करेगा, सांप सम्राट ने उड़ना शुरू करते हुए कहा। वह कुछ ही देर के लिए उड़ा था कि उसने टिप्पणी की, क्या ये वही आदमी नहीं है? ऐसा लगता है कि उसे कुछ दोस्त मिल गए हैं। दक्ष अब तक जीशान को भी देख सकता था, वह कुछ डाकुओं का सामना कर रहा था। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, दक्ष लड़ने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन कमजोर है, वह उनसे आसानी से निपट सकते हैं। यहाँ तक कि मिंग लैन भी देख सकती थी कि जीशान तनावग्रस्त नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों है कि बेटल हमेशा तुम लोगों को ढूंढ लेता है? वह अभी बाहर गया है और वह पहले से ही युद्ध में शामिल है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, तुम युद्ध में शामिल हुए बिना 1 महीने तक सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या तुम लोगों के पास कोई गंध या कुछ ऐसा है जिससे परेशानी हो सकती है? मिलन ने मजाक करते हुए दक्ष से पूछा। काश मुझे पता होता, इस समय मैं भी थकने लगा हूँ, मैं बस चुपचाप स्थिर रहना चाहता हूँ और मजबूत बनना चाहता हूँ, दक्ष ने भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, हम जल्द ही छुट्टी लेंगे, कम से कम इससे हमें कुछ शांति तो मिलेगी। ब्रेक, मंगलन ने चौंक कर पूछा। उसे लगा कि वे युद्ध रोकने के लिए मिंग्यू के राज्य तक पहुंचने की जल्दी में होंगे। ब्रेक का क्या मतलब था? हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे एक कानून में महारत हासिल करनी होगी, मैं इसे महीनों से टाल रहा हूँ, सही समय खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक का है इसे समझ लेना अच्छा रहेगा, दक्ष ने समझाते हुए कहा। उसके पास अभी भी भाग्य के सर्वोच्च कानून का कानून गोला था जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसने सोचा था कि वह जीशान को खोजने के बाद ऐसा करेगा, लेकिन तभी सारा हंगामा हुआ जिससे उसे अपनी योजनाओं में देरी करनी पड़ी। अब उसे लगा कि उसके पास सही समय है। अल्पविराम में कोई सुनसान पहाड़ ढूंढ लूंगा, तुम लोग बाहर डेरा डाल सकते हो, उसने कहा। उसने जल्द ही मिंगलैन के चेहरे पर कुछ चिंताएं देखी। क्या कुछ गड़बड़ है? मिंगलैन कुछ कहने में झकी। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या है। जब दक्ष और मिंगलैन बात कर रहे थे तब जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई थी। डाकुओं ने एक साथ जीशान पर हमला किया था। उन्हें पता नहीं था कि जिस पर वे हमला कर रहे थे उसका एक साधना केंद्र दक्ष के पास था। दूसरी ओर उनकी अपनी साधना आत्मस्थापना क्षेत्र में मुश्किल से ही थी। इस स्थिति में शक्ति का अंतर बच्चों और वयस्कों के लिए जितना था उससे कहीं ज्यादा बुरा था। डाकू सिर्फ बच्चे थे जो जीशान पर हथियार लहरा रहे थे। वे ताकत या गति में बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें हवा में चलने की क्षमता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने शान पर हमला किया वह हवा में ऊपर उठ गया और उनकी पहुंच से दूर चला गया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ गड़बड़ मत करो, उसने भरते हुए कहा। उसने अपनी तलवार को धीरे से हिलाया जिससे क्यूई की
एक लहर निकली जो डाकू के नेता पर लक्षित थी। अचानक हुई इस घटना को देखकर डाकुओं के सरदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घोड़े की लगाम खींचकर उसे आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अभी भी घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी हमला उसकी गर्दन के आर पार हो गया। घोड़ा आगे बढ़ा और उसके साथ साथ आदमी का शरीर भी आगे बढ़ा। हालांकि आदमी का सिर शरीर पर नहीं था, वह पहले ही जमीन पर लुढ़क चुका था। दूसरे डाकू उस आदमी को उड़ता देखकर डर गए। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। उनमें से किसी ने भी उस आदमी पर हमला करने के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें अपने बीच का अंतर पता चल गया था। इसके बजाय वे सभी भागने लगे। लोग विपरीत दिशा में भाग गए। तुम्हें लगता है कि तुम किसी पार्टी में आए हो, तुमने मुझे रोकने का फैसला किया, तुमने मुझ पर हमला करने का फैसला किया और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें भागने की अनुमति दी जानी चाहिए। जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही निराश था कि वह पिछली लड़ाई में दक्ष की मदद नहीं कर पाया था। वह केवल दक्ष को पराजित होते हुए देख सकता था। वह कमजोर महसूस कर रहा था। अब जब उसका सामना कमजोर लोगों से हुआ जिन्होंने उसे धमकाने की हिम्मत की, तो वह जानता था कि इन सब के बाद उन्हें जाने देना भी उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। अल्पविराम उसे मारने की कोशिश करने वाले लोगों को भागते देख जीशान को और अधिक गुस्सा आया। जैसे ही जीशान ने भागते हुए आदमियों पर हमला किया, दक्ष ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी सी नजर डाली कि सब कुछ ठीक है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि जीशान दुश्मनों से ठीक से निपट रहा है, उसने अपना ध्यान वापस मिंग लैन पर केंद्रित कर दिया। मुझे बताओ, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? उसने पूछा। बस इतना ही है कि बहन मिंगू, जब हम सब अपने बारे में बात कर रहे थे तो हमने उसकी परिस्थितियों के बारे में सुना। जब वह चली गई थी तब उसका साम्राज्य युद्ध के कगार पर था। मैंने सुना है कि आप उसके साम्राज्य की ओर जा रहे थे। मैं उसके चेहरे पर उसके साम्राज्य के बारे में चिंता महसूस कर सकता था। वह शायद ये ना कहे, लेकिन वह वास्तव में चिंतित है। मुझे यकीन नहीं है कि इसमें देरी करना अच्छा होगा, मंगलन ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक खालीपन सा भाव आ गया। उसने अपने माथे पर ऐसे थपकी दी जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। आह, ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई। मैं इस महाद्वीप पर जीशान के लिए नहीं आ रहा था, उसे ढूंढ में उससे मिलने का एक हिस्सा था। मुख्य लक्ष्य साम्राज्य को प्राप्त करना था। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा। तुम भूल गए थे? मिंगलान ने खुद पर विश्वास न करते हुए पूछा। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे बस अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुँचने का समय नहीं मिला और यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने अब अभी अभी जीशान को पाया था, इसलिए मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जीशान, उसने पुकारा। जीशान ने आधे डाकुओं को मार दिया था और वह बाकी को भी मारने वाला था जब उसे दक्ष ने बुलाया। जीशान ने हमला करना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। वह दक्ष को मिंगलैन के साथ सांप सम्राट के ऊपर बैठे हुए देख सकता था। क्या तुम्हें पता चला कि हम कहाँ? दक्ष ने पूछा। मैंने किया, जीशान ने उत्तर दिया। अच्छा, उन डाकुओं पर समय बर्बाद करना बंद करो, वापस आ जाओ, हमें कहीं जाने की जल्दी है, दक्ष ने उससे जल्दी में कहा। दक्ष के स्वर में जल्दबाजी देखकर जीशान को एहसास हुआ कि उसे किसी काम के लिए देर हो रही होगी। उसने भाग रहे डाकुओं पर एक आखिरी नजर डाली और फिर आह भरी सर्प सम्राट की ओर चलने से पहले उसने अपना सिर लाया। वह सर्प सम्राट पर उतरा और उसके पास बैठ गया। हमसे 2 दिन की दूरी पर तियानवे शहर है, उसने दक्ष को बताया, जिससे उसे उनके स्थान का अंदाजा हो गया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से एक नक्शा निकाला। उसने यह नक्शा पिछले शहर में खरीदा था। उसने नक्शे पर तियानो खोजने की कोशिश की। वह तियानवेई है, वह मिंगू का घर होना चाहिए। दक्ष ने नक्शा देखते हुए कहा। अजीब बात है, क्वान साम्राज्य और टिशियन साम्राज्य जिनके बारे में उसने कहा था कि वे इस संघर्ष में शामिल है, नक्शे पर नहीं है। यह इस महाद्वीप पर केवल एक साम्राज्य दिखाता है और वह है एस्टेरिया साम्राज्य। बाकी 2 साम्राज्य के बारे में क्या? उसने असमंजस में नक्शे को देखते हुए सोचा। अगर यह मिंगू के घर के बारे में है तो आप उसे बुलाकर क्यों नहीं पूछते? जीशान ने सुझाव दिया। सही, दक्ष ने नकली दुनिया से मिंगू को बुलाया। जैसे ही मिंगू बाहर आए उसने जीशान और दक्ष को देखा। जीशान, तुम यहाँ हो महाद्वीप में अकेले, तुम्हारा समय कैसा रहा? उसने पूछा। जीशान ने सिर हिलाते हुए आह भरी। अगर आप ना पूछे तो बेहतर होगा, मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ लेकिन सुखद नहीं। हालांकि मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी यादें दी जिन्हें मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। हम मिंगू उलझन में थी कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती उसका ध्यान दक्ष की ओर गया। 1 मिनट के लिए उसे भूल जाओ और यहाँ ध्यान केंद्रित करो। क्या तुम भूल गए कि हमारा लक्ष्य तुम्हारे एस्टेरिया साम्राज्य तक जाना है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। यहाँ मेरे पास इस महाद्वीप का एक नक्शा है, इसमें एस्टेरिया साम्राज्य है जिसे हम खोज रहे थे, लेकिन मैंने कुछ अजीब भी देखा। मैं किंडी साम्राज्य या ट्रिसन साम्राज्य नहीं देख पा रहा हूँ, क्या तुम कुछ समझ सकते हो? उसने मिंगू से पूछा। मिंगू उसके सामने बैठ गया और नक्शे को देखने लगा। यह एस्टेरिया साम्राज्य है, सीमाएं भी एक जैसी ही लगती है, नक्शे पर अन्य साम्राज्य क्यों नहीं दिखाए गए हैं? मिंगू भी उलझन में दिख रहा
था। क्या ये संभव है कि युद्ध वास्तव में लड़ा गया था और एस्टेरिया साम्राज्य ने अन्य साम्राज्य को मिटा दिया था? मिंगलैन ने कहा, ऐसा तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि कुछ असाधारण घटना न घट जाए, लेकिन ऐसा संभव प्रतीत होता है क्योंकि अन्य साम्राज्य मानचित्र पर नहीं है। मिंगयू ने आश्चर्य व्यक्त किया, एक और संभावना यह है कि जिस राज्य से आपने नक्शा खरीदा है वह एस्टेरिया साम्राज्य के अंतर्गत आता है। संघर्ष के कारण शायद एस्टेरिया साम्राज्य ने अपने नक्शों से अन्य साम्राज्य के नाम हटाने का फैसला किया हो। जीशान ने सुझाव दिया, हाँ यह अधिक तर्कसंगत है। एक राजनीतिक स्टंट। दक्ष ने इस स्पष्टीकरण को उचित पाते हुए कहा, यहाँ तक कि मिंगू ने भी अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह संभव है। भ्रम दूर होने के बाद दक्ष ने मिंगू को वापस भेज दिया, जो खुश थी कि वह जल्द ही अपने घर पहुंचने वाली थी। यात्रा का निर्णय लेने के बाद सर्प सम्राट एस्टेरिया साम्राज्य की दिशा में रवाना हो गया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल और नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। दक्ष को ये देखकर खुशी हुई कि मिंगू अपने घर आकर बहुत उत्साहित दिख रही थी। हालांकि वह कुछ हद तक निराश भी था क्योंकि उसके पास भाग्य के नियम का ओघ था जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता था। समझ के लिए समय की आवश्यकता थी, जो महीनों में हो सकता था। समय ही वह चीज थी जो अब उसके पास नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के लिए छुट्टी लेने की उसकी मूल योजना धरी की धरी रह गई थी। वह इसे मजेदार मानने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने कानून के गोले खोजने के लिए बहुत मेहनत की थी। यह चीजें लोगों के लिए खजाना थी, लेकिन अब जब उसके पास एक था तो वह उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। क्या आप निराश है कि आप वह नहीं सीख पाए जो आप सीखना चाहते थे? मिंगलैन ने दक्ष से पूछा, ये समझते हुए कि वह कानून सीखना चाहता था। कुछ नहीं, मैं इसे बाद में भी सीख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बाद में समय नहीं होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इसे तब सीख सकता हूँ जब मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हाँ, ये बेहतर है, कोई भी देरी बुरी है क्योंकि वह पहले से ही इतने लंबे समय से इंतजार कर रही है। मिंगलैन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने पहले ही उसे बहुत देर तक इंतजार करवाया है। अगर मैं उसे और इंतजार करवाता रहा तो ये बहुत बुरा होगा क्योंकि उसका परिवार किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। जल्दी करना बेहतर है। दक्ष ने दूर की ओर देखते हुए कहा, अल्पविराम, मैंने पहले ही उसे बहुत देर तक इंतजार करवाया है। बेहतर होगा कि मैं अब और देरी ना करूं। जहां तक नियति के नियम की बात है, मुझे संदेह है कि यह मेरी ताकत भी बढ़ा सकता है क्योंकि यह नियति से संबंधित है। उसकी जमीन पर चीजों को संभालने के बाद मैं इसे समझ सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, यदि वहां स्थिति कठिन है तो कम से कम मैं उसके माता पिता को वहां से निकलने में मदद कर सकता हूँ। हाँ, अपने भाई की मौत के बाद उसके माता पिता ही उसके परिवार के एकमात्र बचे हुए लोग हैं। मुझे यकीन है कि वह उन्हें जीवित देखकर खुश होगी। मिंगलैन ने सिर हिलाते हुए आह भरी, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत देर नहीं कर दूंगा। दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। गर्म हवाएं उसकी त्वचा को छू रही थी और वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा था कि तियाशेन दर्पण में फंस गया था, इसलिए जब तक वह अंत में जून की बात नहीं सुनता उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चीजें वैसी नहीं थी। उसकी ताजा जानकारी के अनुसार यह योजना उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तियाशेन आईने में फंसा हुआ नहीं था, बल्कि वह सबसे बड़ी योजना का निर्माता था। अगर दक्ष की किस्मत अच्छी होती तो तियाशेन अभी भी सो रहा होता और उसके बारे में कुछ नहीं जान पाता, लेकिन अगर किस्मत उसके साथ नहीं होती तो वह आदमी पहले से ही जाग चुका होता और उस पर नजर रख रहा होता। उनके अनुसार यह संभवतः सबसे खराब स्थिति थी। वह आकाश की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या तियाशन इस दुनिया में कहीं उसे देख रहा है। उसने पहले कभी इतना मजबूत होने की जरूरत महसूस नहीं की थी जितनी अब महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास समय है। उसने अपनी वंशा को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। अपनी पूरी वंशावली को जागृत करने के बाद ही वह तियाशन की नजरों में गिरने वाला था। तब तक वह सुरक्षित था। मुझे अपने वंश के पूरी तरह से जागने से पहले जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना होगा। उसने अपने हाथ को देखते हुए सोचा। उसने एक और संभावना के बारे में भी सोचा था। अगर उसने परीक्षण पूरा करना छोड़ दिया तो वह अपनी रक्तर रेखा को फिर से नहीं जगा पाएगा। अगर वह असफल हो गया तो ये सीमित हो जाएगा ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन उन्होंने इस योजना को छोड़ दिया क्योंकि इसमें कई जटिल तत्व शामिल थे। सबसे पहले, अगर वह परीक्षण में असफल हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि इस अद्भुत वंश को जगाने की उसकी यात्रा रुक जाती और वह एक ऐसा अवसर खो देता जिसे वह खोना नहीं चाहता था। दूसरे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि तियाशेन उसकी वंशावली को किसी भी तरह से नहीं चुराए, भले ही वह और अधिक अपडेट करने में विफल रहा हो। किसी भी मामले में तियाशेन की दया पर रहने के बजाय उसने तिनसेन को हराने के लिए सच्ची ताकत का विकल्प चुनना पसंद किया। अगर वह सच में मजबूत हो जाए और अपनी साधना सही सीख ले जाते हुए जितने संभव हो उतने नियमों को
खोज ले तो वह न सेन का सामना करने के लिए आश्वस्त है ही वह था। वह ठीक था क्या था और उसे कहाँ रुकना था। दक्ष जीशान ने दक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। हाँ, दक्ष ने जीशान को देखते हुए जवाब दिया। तुमने राज्य की ताकत देखी है ना? जीशान ने कहा। वह राज्य सबसे मजबूत राज्य भी नहीं था, फिर भी उसमें बहुत सारे स्वर्ग क्षेत्र साधक थे। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ है ना? दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे पता है आप कह रहे हैं कि सावधान रहना चाहिए। यदि निचला साम्राज्य पहले से ही इतना मजबूत था तो साम्राज्य की ताकत और भी अधिक भयावह होने वाली थी। बिल्कुल, जीशान ने कहा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम लापरवाही से अंदर घुसा सके। मुझे यह एहसास है, लेकिन हम खुद साम्राज्य से लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम एक मित्रवत साम्राज्य में जा रहे हैं जो मिंगू का है। हम देख सकते हैं कि हम संभावित युद्ध में उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर सकते तो हम उन्हें लेकर चले जा सकते हैं। हमें हारा हुआ युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। यह अच्छी बात है कि आप इसे समझते हैं, यही एकमात्र चिंता थी जो मुझे थी। जीशान ने शांत होते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा। ओह ठीक है, अब जबकि हमारे पास कुछ समय है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जूलिया के साथ क्या हुआ? वह कैसे? वह बोल ही रहा था कि दक्ष ने जल्दबाजी में उसके शब्दों को काट दिया। दक्ष ने मिंगलैन से जूलिया के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में झूठ बोला था, लेकिन जीशान को यह नहीं पता था। जीशान को इस बात की ज्यादा जिज्ञासा थी कि जूलिया इतना डरावना ताकतवर कैसे बन गया। हाँ, उसे बस हमें अकेला छोड़कर अपने रास्ते जाना था। मुझे भी उसकी याद आ रही है। दक्ष ने जीशान की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा। ये ठीक है, हो सकता है कि हम भविष्य में उनसे फिर मिले। जीशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि दक्ष उसकी तरफ आंख मार रहा था। उसके शब्दों से उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हाँ, मुझे उसकी याद आएगी, उसने दक्ष से सहमति जताते हुए कहा। उसने दोबारा ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मामला क्या है, क्योंकि उसे यकीन था कि दक्ष मिंगलैन के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मिंगलैन ने भी उन्हें संदेह से देखा। वे नक्शे के अनुसार सीधे उड़ते थे, केवल कुछ समय के लिए जंगलों में रुकते थे जहां वे जानवरों का शिकार करते थे और कैंप फायर जलाकर पुनः खोज जारी रखते थे। तारानकित हमें पहले से ही पता था कि वह शहर में नहीं है, उसके बाद केवल एक मूर्ख ही शहर में रहेगा, लेकिन वह पूरे राज्य में नहीं है। इसका मतलब है कि वह पहले ही जा चुका है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। फुमिन ने जानकारी को एक साथ जोड़ते हुए कहा। गुयान ने बताया। संभवतः उसने हमलों से पहले भागने के लिए किसी लंबी दूरी की टेली तावीज का इस्तेमाल किया होगा। ये सच है, लेकिन कुछ और भी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में अधिक उत्सुक हूँ जो उसका दोस्त लग रहा था। वे दोनों एक ही समय पर गायब हो गए। क्या उन दोनों ने एक ही समय पर तावीज का इस्तेमाल किया था या कुछ और था? पूरा दिन अजीब था। मैं अभी भी आधी बातें नहीं समझ पाया हूँ जो हुई। डलिया ने भी कहा। हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। ये संभव है कि वह उन राज्यों की ओर वापस चला गया हो जहां हम पहले से खोज कर रहे थे। सभी राज्य एक ही चित्र का उपयोग करते हैं, इसलिए जब वह वहां होगा तब भी उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। ऐसा लगता है कि हमें अपने खोज प्रयासों को फिर से दोहराना होगा। लिमे ने निराश होकर कहा। सच है, हमें पहले महामहिम को सूचित करना होगा क्योंकि पूरी तलाशी शुरू से ही करनी होगी। फुमिन ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया।